Hey guys, welcome to the class. This is मैं अभिषेक साहू. आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी इन जस्ट वन शॉट. इस वन शॉट में आपको एक एक पॉइंट से एकदम फेमिलियर करा दिया जाएगा कि आप कहेंगे सर मुझे इस वन शॉट में मजा आ गया और बाकी के वन शॉट लेकर के आओ. तो भाई देखो सिंपल सी बात है, मैं तो जो पढ़ाऊंगा इतने शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा कि बस आप इस चैप्टर के एंड तक पहुंचोगे ना तो कहोगे कि हाँ सर सच में आपने जो स्टार्टिंग में कहा था वही एंड में हमें फील हो रहा है. तो बस एक ही बात कहूंगा कि आपको कुछ भी नहीं करना है. आप अपने चीजों को आसान बनाने के लिए टेलीग्राम चैनल अभिषेक साहू सर फिजिक्स को जरूर से ज्वाइन कर लो. इसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, बस इसमें आपको यह होगा कि एक जो मैंने आसान से इजीएस्ट लैंग्वेज में जो नोट्स प्रिपेयर करे हैं आप लोगों के लिए, जो रिवीजन नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको आने वाले वीडियोस की जो इंस्टेंट नोटिफिकेशन किसी भी तरीके का चेंज होता है तो वो भी आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के नोट्स को जरूर से डाउनलोड करना. और सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक. हमने यूनिट 1 पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें 2 चैप्टर थे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम स्टैटिक चार्जेस या रेस्ट चार्जेस की स्टडी करते हैं. किसी बॉडी पर चार्ज आ तो गया, अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है, स्टैटिक हो गया ना रेस्ट चार्ज, तो रेस्ट चार्जेस की स्टडी करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. ये फिजिक्स की एक ब्रांच होती है. इसी तरीके से फिजिक्स की दूसरी ब्रांच होती है जिसको हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं, या आसान भाषा में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम ऐसे चार्जेस की स्टडी करते हैं जो मोशन कर रहे होते हैं, हाँ, जो करंट बना रहे होते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हमारा फर्स्ट टर्म है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक करंट. अब भाई सर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो जब भी हम करंट सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है शॉक लग जाना. हाँ, तो आप ये समझो कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें लिखा हुआ है करंट. तो करंट का हिंदी मीनिंग होता है धारा. धारा जैसे कि पानी की धारा होती है ना, वाटर करंट उसको इंग्लिश में बोलते हैं. हाँ, एयर करंट मतलब हवा की धारा. इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है चार्जेस की धारा. जब चार्जेस एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. ठीक, अभी क्या होता है ना, करंट कितना स्ट्रांग है कितना वीक है इसको बताने के लिए एक फॉर्मूला बना दिया गया. जैसे मेरे पास ये कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर में चार्जेस किस रेट से फ्लो हो रहे हैं इसके लिए हम करंट, इसे हम बोलते हैं करंट की मेजरमेंट या करंट की स्ट्रेंथ. तो हम इसको मेजर कैसे करते हैं भाई, करंट का फॉर्मूला हो गया चार्ज अपॉन टाइम. ठीक, अब मेरे पास ये कंडक्टर है, हाँ, तो इस कंडक्टर के पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पर्टिकुलर टाइम में कितने चार्जेस फ्लो हो जाएंगे इसको मैं बोलूंगा क्या भाई, इतना करंट बन रहा है. तो करंट का फॉर्मूला हो गया चार्ज अपॉन टाइम. तो चार्ज की यूनिट क्या है कूलाम और टाइम की यूनिट क्या है सेकंड. ठीक, अब जरा सोचना, तो कूलाम पर सेकंड ये हो गया करंट के फॉर्मूले से यूनिट, लेकिन जो करंट की ऐसा यूनिट है दैट इज योर एम्पियर. तो अगर मुझे 1 एम्पियर बताना है तो 1 एम्पियर में कैसे बताता हूं? 1 एम्पियर का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में, क्या 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम चार्ज फ्लो होता है तो 1 एम्पियर करंट बन रहा है. ठीक, अगर मुझे बताना 3 एम्पियर तो 3 एम्पियर कैसे बताऊंगा? यदि पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में 3 कूलाम चार्ज अगर फ्लो हो जाए तो हम उसको बोलते हैं कि भाई 3 एम्पियर करंट बन गया. अब आपको बस एक बात याद रखनी है कि जैसे जब भी कहा जाता है कि मेटल की जब बात करें, किसकी बात करें? मेटल की, तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि मेटल के अंदर करंट कौन बना रहा है? तो मेटल के अंदर करंट, या कहूं देखो चार्ज, मैं अभी क्या बोल रहा हूं, चार्ज जो है कौन कैरी करता है मेटल्स के अंदर? तो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कैरियर कौन होते हैं मेटल के अंदर? चार्ज कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन. अच्छा सुनना, भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, नाउ अभी एक और चीज है, अगर आपसे कहा जाए इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जैसे कि केमिकल होते हैं ना, जैसे बैटरी के अंदर भी तो करंट बन रहा होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट कौन कैरी करता है? तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट कैरी करते हैं आयंस. ठीक, अब गैसेस में भी करंट फ्लो लगता है, जैसे कि आप ट्यूब पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, आपने ट्यूब पढ़ा हो, कैथोड रे ट्यूब, इस तरह की ट्यूब्स. हाँ, तो गैसेस के अंदर भी जो है करंट बनता है. तो अगर गैसेस के अंदर करंट बन रहा है तो आप मुझे बताइए कि गैसेस के अंदर कौन करंट कैरी करता है? तो आंसर है गैसेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो कि करंट कैरी करते हैं, और आयंस भी होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब, इलेक्ट्रॉन आयन का मतलब है कि जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हम उसको बोलते हैं आयन. ठीक है, नाउ आगे हम थोड़ा सा बढ़ जाएंगे. अभी समझना, करंट किस तरह की क्वांटिटी होता है? करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? आंसर है करंट स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती, और अगर डायरेक्शन होती है
तो वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते। याद रखना, करंट को बेसिकली हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, लेकिन आपको हमेशा क्या लिखना है, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि सुनो, करंट के पास ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन नहीं होती, करंट के पास डायरेक्शन होती है, लेकिन ये स्केलर में क्यों ऐड करी जाती है, क्योंकि ये जो एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो करती है, ना कि वेक्टर एडिशन को। अब देखो, जैसे कि अगर फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने पढ़ा है कि अगर 10 न्यूटन के जो दो फोर्सेस हैं सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो आंसर आता है 20 न्यूटन, जबकि 10 न्यूटन के फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो आंसर आता है 0 न्यूटन। तो फोर्स में डायरेक्शन मैटर करती है, फोर्स के जब रिजल्ट निकलता है तो वहां पे डायरेक्शन मैटर करती है। लेकिन करंट में देखो, जैसे 5 एंपियर करंट ऐसे एंगल पे आ गया, तो यहां से तीसरा वायर जो निकलेगा उसमें 10 एंपियर करंट जा रहा होगा या आउटपुट में। ठीक, अगर ये एग्जैक्ट ऊपर नीचे आ गया तो फोर्सेस के हिसाब से देखें तो यहां पे जो है ना, ये तीसरा वायर जाए तो उसमें 0 एंपियर करंट आना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें 0 एंपियर करंट नहीं आता, 10 एंपियर करंट आ रहा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि करंट में डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही है, ये जो है ना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ये सिंपल जो हमारे एल्जेब्रिक एडिशन है उसको फॉलो कर रहा है। वेक्टर में क्या होता है कि डायरेक्शन के हिसाब से प्लस माइनस करा जाता है, और करंट में नहीं ऐसा फॉलो हो रहा है, हमने तो एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर, बिकॉज इट फॉलोज एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। नाउ अभी हम बात करते हैं करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो करंट की डायरेक्शन नए बच्चों को हमेशा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी पक चुकी होती है। कि देखो, मैं आपको बताऊं कि एक एटम में क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ यही जो है, देखो एटम का स्ट्रक्चर आप जानते हो कुछ इस तरीके का होता है। देखना जरा, ये एटम है, एटम के अंदर क्या है, एटम के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और बाहर है यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन तो अपने एटम को छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि ये आउटर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन कभी बाहर नहीं निकल सकता, न्यूट्रॉन कभी बाहर नहीं निकल सकता। तो ये बात हम आज जानते हैं। कब जानते हैं? आज हम इस बात को जानते हैं। लेकिन जब करंट की डिस्कवरी हुई थी तब हम इस बात को नहीं जानते थे। तो साइंटिस्ट ने रैंडमली कह दिया करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यही डायरेक्शन ली गई स्टार्टिंग में। लेकिन फिर हमें एटम की डिस्कवरी जब हुई और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया, उसके बाद हमें पता पड़ा कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो बाहर निकल ही नहीं रहा है, मतलब जो प्रोटॉन से ये तो अपने न्यूक्लियस से बाहर निकल ही रहे। लेकिन तब तक तो बहुत कुछ हो चुका था डेवलपमेंट करंट का। तो फिर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है आज के टाइम में जो हम लेते हैं ये गलत डायरेक्शन लेते हैं, लेकिन अब जो गलत डायरेक्शन है उसी को हम सही करके बताते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि एक एटम के अंदर सिर्फ फ्री मतलब कंडक्टर में या वैसे भी सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन ही आगे बढ़ते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही आगे बढ़ते हैं, कभी प्रोटॉन आगे नहीं बढ़ता। लेकिन उस समय जानकारी के अभाव में, लैक ऑफ नॉलेज के कारण करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव टू नेगेटिव बताया गया। क्या बताया गया? पॉजिटिव टू नेगेटिव। जबकि होती क्या है? होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो क्या लिखा है, एक्चुअल डायरेक्शन क्या है? एक्चुअल डायरेक्शन जो है इसको हम यूज नहीं करते, वी डू नॉट यूज इट। क्या है भाई? नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन क्या कहा? वी डू नॉट यूज इट, हम इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक, जबकि हम कौन सी डायरेक्शन यूज करते हैं? हम कन्वेंशनल मतलब पुरानी डायरेक्शन यूज करते हैं, वी यूज इट। हाँ, और क्या डायरेक्शन है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो कभी भी आप यहां पर देखें कि देखो यहां पर आप ध्यान रखो कि ये पॉजिटिव है बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो हमेशा करंट की डायरेक्शन आप ऐसे लेंगे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर बहुत सारे एरो लग गए, तो मैं बहुत सारे एरोज को यहां पे हटाऊंगा और मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि भाई कभी भी आप याद रखो फ्री इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर ये है तो करंट की डायरेक्शन आप ऑपोजिट बताएंगे। क्या बताएंगे? करंट की डायरेक्शन आप ऑपोजिट बताएंगे कन्वेंशनली। और ये मैंने कहानी लिखी है कि जिस समय पे करंट की डायरेक्शन बताई गई, करंट की डिस्कवरी हुई, उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं थी, तो फिर जो है रैंडम डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव ले ली गई। अब तो कंफ्यूज नहीं हो गया आप? चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे दिमाग में आता है एक कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो हमने कहा करंट का मतलब क्या है कि जब चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होते हैं, और चार्जेस भी कौन? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तो हम बोलते हैं करंट बन रहा है। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक मेटल का पीस हो जाए, जैसे कि चलो मुझे यहां पे कुछ मेटल दिख नहीं रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूंगा ये एक मेटल है, ठीक, तो कभी आपने अपने घर के लोहे के गेट को टच कर लिया हो, या स्टील की रेलिंग को टच कर लिया हो, या किसी चांदी के बर्तन को टच कर लिया, या कभी हम सोने की बालियां पहने हैं हमने वो टच कर लिया, तो क्या कभी आपको करंट आया है? नहीं आया ना।
क्यों? क्योंकि वो तो मेटल है, मेटल के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो हैं, मोशन भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो मोशन होता है उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। तो आप यहां पर देखो कि ये हमारे पास एक नॉर्मल कंडक्टर है, इसमें जो है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये ऐसी रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसे ही रैंडम मोशन। तो करंट नहीं बन रहा है, ना हमें करंट लग रहा है। हमें करंट कब लगेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और मोशन करते हुए एक फिक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो अभी क्या होता है ना, तब जाके करंट बनेगा। और ऐसा करने के लिए हमें कोई भी एक्सटर्नल सोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को एक सीधी डायरेक्शन में ले जाए उसको लगाना पड़ता है, और ऐसे एक्सटर्नल सोर्स को हम बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। अब आप यहां पर समझो कि जो बैटरी होती है उसका काम क्या होता है? बैटरी काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कराना बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने जब बैटरी अप्लाई करी, यहां पे देखो ये बैटरी का प्लस टर्मिनल और बैटरी का माइनस। बैटरी का प्लस टर्मिनल ये वाले एंड को बना देता है प्लस, और बैटरी का माइनस टर्मिनल ये वाले एंड को बना देता है माइनस। तो अभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अभी देखो रैंडम मोशन तो कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन तो हम रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास टेम्परेचर के कारण, एटमोस्फेयर के कारण जो टेम्परेचर है उसके कारण जो एनर्जी मिल रही है, थर्मल एनर्जी, उसको तो हम जीरो कर नहीं सकते। वो तो जब ही जीरो होगी जब हम एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंच जाएंगे, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम टेम्परेचर की जो एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, उसको तो हम जीरो नहीं कर सकते। तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है, रैंडम मोशन, उसको भी नहीं रोक सकते। लेकिन क्या होता है, जब हम यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन मोशन करते हुए ही आगे खिसक जाते हैं। जैसे जैसे मान के चलो मैं आपको ये बताऊं कि ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये रैंडम मोशन करके नीचे जा रहा है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये नीचे नहीं, ये प्लस की साइड जाए। तो अभी क्या होगा कि यहां पर हमने जब बैटरी अप्लाई करी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नीचे तो जा रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स लगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस डायरेक्शन में चला जाएगा। मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा था, अब प्लस चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी बैटरी के कारण, मतलब बैटरी ने प्लस यहां बनाया, माइनस यहां बनाया, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगी। तो इसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन है प्लस की साइड अट्रैक्टेड हो जाएगा, और यहां नीचे की जगह इस थोड़ा साइड में खिसक जाएगा, और इस खिसकने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट होना। क्या होना? ड्रिफ्ट होना। तो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट, मतलब खिसकते हैं, टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर, एंड दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो भाई ये जो वेलोसिटी है, इतना ये फ्री इलेक्ट्रॉन खिसक गया, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट हो गया। क्या हो गया? ड्रिफ्ट हो गया। क्लियर है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रुकता तो नहीं है, लेकिन क्या होता है, ये नीचे आ रहा था, नीचे की बजाय हल्का सा यहां खिसक जाएगा, ये ऊपर जा रहा था, ऊपर की बजाय हल्का सा यहां चला जाएगा। बात क्लियर है ना? तो इस तरह से एक बार में जब 1000 करोड़, या मैं कहूं भाई इतना नंबर बोल नहीं सकता, हाँ मान के चले भाई 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख करोड़ इलेक्ट्रॉन्स एक साथ जब ऐसे खिसकते हैं हल्का हल्का सा भी, तो एक बड़ा करंट बन जाता है। ठीक। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम बात करें तो भाई ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोई बहुत तेज नहीं होती है, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन सवाल ये पूछा जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर कम है तो करंट इतना तेज क्यों लगता है? आंसर है कि एक बार में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना खिसकता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तो जो पर्टिकुलर टाइम में जो चार्जेस है ये इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, एक और चीज देखो यहां पे कि अगर हम बात करें कॉपर में, कॉपर हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं करंट फ्लो के लिए, बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट तो सिल्वर है, लेकिन जो हम डेली के लिए यूज कर सकते हैं, नॉर्मल जो हम यूज कर सकते हैं कम महंगा होने के कारण से, दैट इज कॉपर। तो कॉपर के अंदर 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, मतलब एक मीटर क्यूब का अगर आपका बंडल है तो फिर क्या होगा कि उसके अंदर 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने मीटर में। ठीक है, चलो तो आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा। अभी हम बात करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें एक छोटा टर्म समझना होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अब सर ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, यहां पे ध्यान दो जरा। रिलैक्सेशन टाइम का देखो, जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स, हमने अभी पढ़ा, इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर के कारण, थर्मल एनर्जी कारण से एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। अब कोलाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने में भी प्रॉब्लम आएगी, है ना? तो पहले कोलाइड करने की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं। तो क्योंकि रैंडम इलेक्ट्रॉन की आंखें तो है नहीं, उनका ऐसा भी नहीं बोला टकरा, बोला सिर फूट गया, एक बार और मार है कि नहीं? तो आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कोलाइड करते हैं। अब दो कोलिजन के बीच में, जैसे मैं इन लाइंस को हटा दूं अगर यहां पे, तो आप ये देखो कि ये इलेक्ट्रॉन आया और ये इससे टकरा गया। ये एटम से भी टकरा सकता है, या ये जो है आयन से भी टकरा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन से भी टकरा सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन आया, इसमें टकराया, तो देखो उसके बाद ये गया, फिर ये किसी और में भी टकराएगा। तो आप ये देखो, दो टकराने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोलाइड करना,
हाँ, तो दो कोलिजन के बीच का, दो सक्सेसिव, ये देखो ये पहला कोलिजन हो गया, ये दूसरा कोलिजन हो गया, ठीक। मतलब यहां पर ये पहली बार आकर के टकराया और यहां पे दूसरी बार आके टकराया, तो ये पहला कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच का टाइम है, ये इसमें रिलैक्स होके जो है मोशन कर रहा था, तो इस टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है? द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, और इसको हम जो है टाउ मतलब टॉर्क वाला जो रिप्रेजेंटेशन है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। गॉटिंग इट? ठीक है, तो आप मुझे बताना है इसमें कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ नाउ अभी आपको यहां पे बताना है कि अगर मैं टेम्परेचर, ये बड़ा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रिलैक्सेशन टाइम हो क्या होगा। तो जरा सोचो, टेम्परेचर बढ़ाया, एनर्जी बढ़ गई, अब एनर्जी बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन जल्दी 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 टकराएंगे, तो क्या उनको रिलैक्स करने का मौका मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो आप, या उनका जो रिलैक्स करने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। तो आप जरा देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो भाई इनको आगे खिसकने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जल्दी टकरा रहे हैं। हाँ, तो आगे खिसकने में इनको प्रॉब्लम आएगी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि कोलिजन ज्यादा। अब जरा सोचो कि आपको यहां से वहां तक जाना है, अब आप 100 बार टकराओगे तो कैसे पहुंच पाओगे वहां तक? प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? बोला सर हम तो पहुंच जाएंगे, वीर योद्धा हो आप तो। हाँ चलो अभी देखो आगे बढ़े। अब यहां पर ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 3 नंबर में, मतलब 2 नंबर में ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन क्या है? हमने बताया कि करंट कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन से। आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन कैसे पहुंचते हैं? तो आपने कहा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हुए पहुंचते हैं। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कैसे करते हैं? मतलब ड्रिफ्ट जब करते हुए इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तभी करंट बनेगा। तो यहां पर आपको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो देखो क्या होता है कि मान के चलो कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लेंथ है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। यहां पे समझना कि करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ली जाती है, तो ये डायरेक्शन में हो गया करंट, और करंट की जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, तो ये डायरेक्शन हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ठीक, ध्यान रखोगे। अब देखिए जरा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है ये हमें बताना है। हमने कहा कि एक जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मान के चलो इसके एक एंड से दूसरे एंड तक जो टाइम लेते हैं, दैट इज योर टाइम स्मॉल t। क्लियर है? नाउ तो अभी हम यहां पे समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q बाय टी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम Q को लिख सकते हैं NE। Q को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल N इंटू E। अब N क्या है? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कहा कि एक यूनिट वॉल्यूम में, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 10 फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसका टोटल वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आपको बस यही बात अब इसमें समझनी है कि इसमें अगर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है एक यूनिट वॉल्यूम में, मतलब स्मॉल n क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और कैपिटल A इंटू एल क्या है? कैपिटल A इंटू एल क्या है? ये आपका वॉल्यूम। तो आपको यहां पर समझना है कि n इंटू A इंटू एल, n इंटू A इंटू एल। तो अभी क्या होता है कि ये क्या है? ये टोटल, ये आपका जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब में फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये आपका टोटल वॉल्यूम जैसे हमने 10 इंटू 100 करा था। तो ये कैपिटल N क्या मिल गया? कैपिटल N मिल गया NaL। क्या मिल गया? NaL। आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए, तो अभी कैपिटल N की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? NaL, और E की जगह पे E। अब आप समझो यहां पे देखना जरा, इसके बाद ये जो स्मॉल, ये जो टाइम है T, ये T क्या है भाई? देखो T क्या है? T है टाइम। टाइम क्या है यहां पे? समझ लो T इज इक्वल टू टाइम टू कवर डिस्टेंस L बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना जो टाइम लगा उसको हमने नाम दिया T। अभी क्या होता है कि टाइम का फॉर्मूला वही है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप यहां से देखेंगे कि टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो VD इज इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस कितनी है? L, और टाइम कितना लगा? T। तो T का फॉर्मूला क्या बन गया? L अपॉन, देखो जरा T का फॉर्मूला क्या बन गया? T का फॉर्मूला बन गया L अपॉन VD। तो हमने क्या किया कि इस T की जगह पुट कर दिया L अपॉन VD। तो यहां से VD पहुंच गया ऊपर, और ये L से L कैंसिल हो गया, तो यहां से VD का फॉर्मूला बन गया I इज इक्वल टू, या सिंपल मैं ऐसे बोल सकता हूं, या मैं इसको यहां पर ऐसे बोल सकता हूं, देखना जरा, कि I इज इक्वल टू NaLe। T की जगह पे लिख दिया मैंने
L अपॉन VD, और VD पहुंच गया ऊपर, तो आप यहां से देखेंगे L से L कैंसिल, तो I इज इक्वल टू बन गया NEABD। और ये हमारे पास रिलेशन हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट इंटेंसिटी का। यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये और करंट इंटेंसिटी या सिंपल करंट ये है। क्लियर है? ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा डेरिवेशन है फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो अभी तक ना हमने प्रीवियस डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन जाना है। अभी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इंडिविजुअली फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि सीबीएसई ने और बाकी अदर बोर्ड्स ने इसको डायरेक्टली एग्जाम पेपर में पूछा हुआ है, तो आप स्किप तो उसको बिल्कुल ही नहीं करना। देखो अभी क्या होता है ना, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमें डेरिवेशन करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है उसकी वैल्यू में निकालनी है। तो उसके लिए देखो, जैसे मान के चलो मेरे पास ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L। अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑब्वियस सी बात है। हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा लेट से -E, कितना -E, ठीक है। थोड़ा छोटा बनाता हूं उसको, तो मैंने कहा देखो चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -E, ठीक। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इस डायरेक्शन में कैपिटल E। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है। अभी एक और चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है तो इन सभी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स भी लगेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो आप जानते हो कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इसका फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल टू ma। इसमें क्या क्या होता है कि भाई जो भी मास है वो फोर्स लगने पर एक्सेलरेट करेगा। क्लियर है नाउ? तो इसी तरह से क्या होता है कि F इज इक्वल टू ma हमने पढ़ा है, और जो फोर्स जो है इस कंडक्टर के अंदर वो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण -E इंटू E। बेसिकली F इज इक्वल टू QE होता है कि नहीं होता? तो F इज इक्वल टू चार्ज की जगह हमने लिखा -E और E की जगह हमने लिखा E, तो यहां से F इज इक्वल टू ये फॉर्मूला बन गया और हमने ये पुट कर दिया, ठीक ना। तो इसके बाद एक्सेलरेशन, यहां से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बन गया -E इंटू E अपॉन m, ठीक। अच्छा, यहां पर आप वेक्टर साइन का ध्यान रखें कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर साइन का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। चलिए, तो एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर इतनी वैल्यू से एक्सेलरेट करेगा। क्लियर है? हमने ये निकाला। इसके बाद देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक कंडक्टर के अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, 1 करोड़ 1 लाख करोड़, मतलब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन सेम वेलोसिटी से जाएंगे नहीं, ये अलग अलग वेलोसिटी से जाते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? उन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी है जो कि पॉजिटिव एंड की ओर ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी। क्या है? एवरेज वेलोसिटी। तो हमें सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकलेगा भाई? देखो, अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है तो सभी की वेलोसिटी निकालेंगे। तो फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन की, सेकंड इलेक्ट्रॉन की, थर्ड इलेक्ट्रॉन की, फोर्थ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम निकालेंगे और उनका n से डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज निकल आएगा। तो मुझे फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भाई हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये न्यूटन की मतलब लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी। तो v1 की वैल्यू चाहिए ना मुझे, तभी तो मैं एवरेज निकाल पाऊंगा। तो v1 की वैल्यू क्या है? u प्लस at। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। आप मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी कौन दे रहा था फ्री इलेक्ट्रॉन को? टेम्परेचर। कौन दे रहा था? टेम्परेचर, है ना, थर्मल एनर्जी मिल रही थी। तो u ये हो गया u1। एक्सेलरेशन देखो जरा, एक्सेलरेशन सभी इलेक्ट्रॉन की सेम होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो चार्ज सभी इलेक्ट्रॉन का सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी इलेक्ट्रॉन की सेम है, और जो मास है वो सभी इलेक्ट्रॉन का सेम है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होगी? सेम होगी। और टी क्या है? टाइम। तो एक्सेलरेशन कितने टाइम के लिए होती है? आंसर है जब तक ये रिलैक्सेशन टाइम में होता है। जैसे ही कोलाइड करेगा फिर से इसकी वैल्यू बदलेगी, ठीक है। अब v2 की बात करेंगे तो इस तरह u2 प्लस a टाउ 2 और वेक्टर साइन के साथ हमें यहां पे रखना है, ठीक है। चलिए, अभी इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहां पे देखो इस तरह से हमने vn निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए सभी वेलोसिटी का एवरेज करेंगे। तो v1 की जगह हमने रखा u1 प्लस a टाउ 1, v2 की जगह u2 प्लस a टाउ 2, vn की जगह un प्लस a टाउ n। अब हम इसको सेपरेट करके क्या लिख सकते हैं? डिवाइड कर दिया n से। अब हम इसको सेपरेट करके क्या लिख सकते हैं कि जो भी u1, u2, u3, u4 है, इन सबको हमने सेपरेट करके एक साइड लिख दिया और डिवाइड कर दिया n से, मतलब एवरेज इनिशियल वेलोसिटी हो गई है। इसके बाद a देखो, a तो सब में कॉमन है तो हमने a कॉमन निकाल लिया, टाउ 1, टाउ 2, टाउ 1 ये सब हमने इस तरीके से लिख दिया। अब आप समझो कि u1, u2, u3
हाँ, ये क्या है एक्चुअल में? थर्मल वेलोसिटी है, टेम्परेचर कारण। अब मुझे आप एक बात बताओ कि नॉर्मली जब मैं किसी भी मेटल की रॉड को पकड़ता हूं तो उसमें इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे होते हैं टेम्परेचर कारण, लेकिन क्या मुझे कभी करंट लगता है? नहीं, क्योंकि टेम्परेचर कारण जो सभी वेलोसिटीज हैं इनका जो इफेक्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो हमने यहां पे लिखा एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम लिख दिया τ1 + τ2 + τ3 डिवाइड बाय n को हम लिख दिया टाउ। तो यहां से जो फॉर्मूला बन रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो ये बन रहा है कि इसकी जगह 0 रख गया तो 0, ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर, और τ1 + τ2 को हमने एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लिख दिया टाउ। तो अभी इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई bd = इस तरीके से a इंटू टाउ, ए वेक्टर इंटू टाउ। अभी समझो, यहां पर ए वेक्टर की जगह ए की वैल्यू क्या होती है? ए की वैल्यू होती है ई टाउ अपॉन मतलब ई अपॉन एम, और जो है टाउ की जगह टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आ गया ये क्या हो गया? ई टाउ अपॉन एम। क्या बन गया? ई टाउ अपॉन एम। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक और चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम v अपॉन एल भी लिखते हैं, तो हमने ई वी टाउ अपॉन एल भी इसको लिख दिया। बेसिकली आप ये याद रखेंगे, ई टाउ अपॉन एम, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है ये। अच्छा, जो अगर हम डायरेक्शन नहीं कंसीडर करते हैं तो माइनस साइन यहाँ पे हटा देते हैं। आपके दिमाग में आया होगा सर वैसे तो हम बहुत सारे जो डेरिवेशन करते हैं उसमें कभी वेक्टर साइन लगाते नहीं है, बिल्कुल आंसर में लिख देते हैं, इसमें क्या जरूरत है? और अगर नहीं वेक्टर लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा क्या? देखो एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसको हमने 0 लिखा, अपने मन से थोड़ी ना लिखा, इसको हमने 0 इसलिए लिखा कि मान के चलो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन अगर ट्रैवल मतलब जो आगे बढ़ रहे हैं या रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो मान के चलो 10 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए और 10 नीचे, तो ऊपर वाले की वेलोसिटी प्लस, नीचे वाले की वेलोसिटी माइनस, तो इस तरह से 0 कर देंगे। ठीक, लेकिन अगर वेक्टर साइन नहीं लगाओगे तो फिर डायरेक्शन के हिसाब से प्लस और माइनस कैसे ले पाएंगे? हाँ, तो फिर 0 भी नहीं कर पाएंगे, और इस तरह ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा नहीं बन पाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालें, क्या? ई टाउ अपॉन एम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है हमारे पास दैट इज योर करंट डेंसिटी। टॉपिक है, छोटा सा हेडिंग है। करंट डेंसिटी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एरिया से कितना जो करंट है वो फ्लो हो रहा है। अगर देखो यहां पर एरिया को आपने नॉर्मली प्लेस करा हुआ है तो देखो क्या लिखा है? इट इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब अगर हम बात करें कि भाई करंट कितना फ्लो हो रहा है पर्टिकुलर एरिया से, यदि वो जो एरिया है वो उस करंट के परपेंडिकुलर है। ठीक, अच्छा, तो इसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। अच्छा, और इसकी डायरेक्शन क्या है? ये इसकी डायरेक्शन है हैविंग सेम डायरेक्शन एज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। और मैंने आपको क्या बताया कि चार्जेस के करंट के परपेंडिकुलर हम एरिया कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं कि आप एरिया ये कंसीडर कर लें अब इसके बाद डेंसिटी निकालें, नहीं, आप इस पर्टिकुलर जगह पे करंट के परपेंडिकुलर जो एरिया होगा आप उस एरिया की वैल्यू को यहां पर रखेंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, तो जे वेक्टर इज इक्वल टू करंट डेंसिटी वेक्टर है, फॉर्मूला क्या बना? आई अपॉन ए। तो जे वेक्टर इज इक्वल टू आई अपॉन ए वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर। तो यहां से आई की वैल्यू क्या बन जाएगी? जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर है? इसके बाद अब जब हम इसको ओपन करेंगे, देखो करंट स्केलर है और ये दोनों वेक्टर, तो बीच में लगेगा डॉट। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। का बन जाएगा I इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, क्योंकि कभी भी आप डॉट हटाते हैं तो हमेशा कॉस थीटा लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक, चलो ये बन जाएगा। नाउ अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने को मिलता है दैट इज योर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो भाई हर बच्चा से फैमिलियर होता है, हम इसको आराम से जो कंप्लीट करेंगे। देखो ओम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो हमसे ये कहता है कि यदि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, बेसिक सी बात है, यदि किसी कंडक्टर के दोनों एंड पर, देखो एक बार फिर से स्टार्ट करें, मस्त जाएगा। देखिए ओम्स लॉ क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा लॉ है जो हमें करंट और वोल्टेज के बीच में, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, उसके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंडक्टर है, इसमें अब ये मेरे पास एक कंडक्टर और मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया और उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक, तो अब हमें ओम्स लॉ बताएगा कि यदि मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस V को बढ़ा दूं तो उससे करंट में क्या चेंज आएगा। अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को 2 टाइम्स कर दिया तो करंट कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स कर दिया तो करंट कितना हो जाएगा। तो बेसिकली ओम्स लॉ ऐसा लॉ है जो हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशनशिप देता है कि वोल्टेज को बढ़ाने से करंट का क्या होगा,
हाँ, कम होगा ज्यादा होगा, कितने गुना कम ज्यादा होगा। तो ओम्स लॉ इस बारे में ये कहता है कि करंट जो फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में, ये वोल्टेज पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। यदि वोल्टेज को 2 गुना बढ़ाओगे तो करंट भी 2 गुना बढ़ जाएगा, वोल्टेज को 4 गुना बढ़ाओगे तो करंट भी 4 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है, हमने क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन ये है कि इस कंडक्टर में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि चेंज होगा तो आंसर भी चेंज होगा। ठीक, मतलब जो रिजल्ट भी चेंज होगा, जैसे कि टेम्परेचर चेंज होता है तो वहां से कोलिजन बढ़ जाता है तो करंट की वैल्यू घट जाती है। हाँ, जैसे कि टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेन मतलब लेंथ वगैरह सेम रहना चाहिए, तभी ये जो ओम्स लॉ ये वैलिड होता है। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि जो ओम्स लॉ जो है ये कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यहां पर एक कांस्टेंट, जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, ये आ जाता है, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है हिंदी में रुकावट। किसी भी कंडक्टर में करंट के रास्ते में जो रुकावट आती है उसको हम इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से आ गया V/I, और रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है ये होती है ओम। क्या होती है? ओम। नाउ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहां पर आपको समझना है कि ओम इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब यहां पर ना ग्राफ बनाया जाता है, जैसे कि मान के चलो अगर V वर्सेस I ग्राफ में बनाऊं, कौन सा ग्राफ? V वर्सेस I ग्राफ। तो आप क्या देखेंगे, वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ होगा ये क्या बताएगा? ये बताएगा हमको रेजिस्टेंस। क्या देगा ये रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। तो बेसिकली VI ग्राफ का स्लोप जो होता है, स्लोप क्या बताता है? स्लोप बताता है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस कभी भी किसी चीज का स्लोप निकालना तो कैसे निकालते हैं? वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस का डिवाइड। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो डेल V अपॉन डेल I से मैं निकाल सकता हूं ग्राफ के थ्रू। चलिए, अच्छा इसमें एक और टर्म है रेजिस्टेंस को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये रुकावट कौन पैदा करता है? ये रुकावट होती है कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से। अभी कभी भी ऐसे मान के चलो, अभी आपको एक और चीज, रेजिस्टेंस समझ में आ गया, रेजिस्टेंस कैसे यूनिट होती है? ओम। अभी इसके बाद ना क्या होता है, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होता है? तो पूरे कंडक्टर में जो भी रुकावट है उसको तो हमने रेजिस्टेंस बोला, लेकिन उस कंडक्टर के पर्टिकुलर या मैं कहूं एक यूनिट वॉल्यूम में जो भी रुकावट होती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। इस पूरे घर में कितनी गर्मी है, इसको तो मैंने बोला भाई गर्मी, हाँ, लेकिन क्या है कि इस पर्टिकुलर रूम में कितनी गर्मी है उसको मैं कुछ और नाम दे सकता हूं, है कि नहीं। इसी तरीके से इस पूरे कंडक्टर में जो भी रेजिस्टेंस उसको मैं सिंपल रेजिस्टेंस बोलूंगा, लेकिन इस कंडक्टर के 1 यूनिट वॉल्यूम में जो भी रेजिस्टेंस उसको मैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलता हूं, और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। नाउ अब देखो यहां पर, अब हमें जैसे यूनिट कैसे बनी अभी हम देख लेते हैं जरा। देखो यहां पर आपको समझना है कि जो रेजिस्टेंस होती है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देखिए जरा, तो जैसे अगर आप, ये मेरे पास कंडक्टर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, पिंक कलर से दिख रहे हैं। अगर मैं इस कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दूंगा तो इन इलेक्ट्रॉन, तो ये कंडक्टर कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब इन इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आप देख रहे हो कितनी रुकावट बढ़ गई है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाएंगे तो जो है घंटा भर लग जाएगा, जबकि यहां पे जो है आसानी से पहुंच सकते थे। हाँ, कोलिजन कम हो जाएगा। तो अगर आप लेंथ को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक। इसके बाद अगर आप एरिया को बड़ा कर देंगे तो आप देख रहे हो अब इन इलेक्ट्रॉन्स को रास्ता मिल गया एक एंड से दूसरे एंड तक जाने तक, तो एरिया को बड़ा कर देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। मतलब रेजिस्टेंस और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इनको मिला के लिख देंगे तो रेजिस्टेंस और एरिया जो होते हैं ये कैसे हो जाते हैं? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अच्छा, ये हमने मिला के लिख दिया। अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम नाम देते हैं रेजिस्टिविटी, और उसको पढ़ते हैं रो, ठीक। और जो रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। क्लियर है? नाउ तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। यहां से अगर मैं रो की बात करता हूं, किसकी? रो की, तो रो का फॉर्मूला बन गया आर ए बाय एल, और यहां से यूनिट बनाता हूं तो रो की जगह लिख दिया ओम, मतलब आर की जगह, एरिया की जगह लिख दिया मीटर स्क्वायर, लेंथ की जगह लिख दिया मीटर। तो यहां से कैंसिल हो गया तो यूनिट बन गई ओम इंटू मीटर। आगे बढ़ जाएंगे और अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें कि रेजिस्टेंस को कितना बढ़ा दें, लेंथ को कितना बढ़ा दें या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस में किस तरह का चेंज आता है। तो आपको समझना है कि मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है एल, तो उसकी रेजिस्टेंस होगी कुछ भी, तो हमने नाम दे दिया आर। अगर मैं इस लेंथ को डबल कर देता हूं
डबल कर देता हूं तो इसकी रेजिस्टेंस भी हो जाती है 2R। लेकिन याद रखो कि अगर मैं इसकी लेंथ को खींच के डबल करता हूं, क्या इसकी लेंथ को अगर मैं खींच के स्ट्रेच करके डबल करता हूं तो इसकी जो रेजिस्टेंस, जैसे पहले आप देखना, पहले रेजिस्टेंस क्या थी R, तो डबल करने पे कितनी हो गई 2R, मतलब मैंने एक और पीस जोड़ दिया उसी रेजिस्टेंस, तो 2R हो गई। लेकिन अभी इसकी रेजिस्टेंस है R, लेकिन मैं स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को डबल कर दिया तो जो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगी दैट विल बी N²R। अगर मैंने यहां पर जो है 2 टाइम्स कराया तो N की वैल्यू 2 होगी, 3 टाइम्स कराया तो N की वैल्यू 3 होगी, 4 टाइम्स कराया तो N की वैल्यू 4 होगी। तो यहां पर आपको गोल्डन रूल मिल गया कि लेंथ को डबल करने पे रेजिस्टेंस भी डबल हो जाती है। लेकिन अगर आप लेंथ को स्ट्रेच करके डबल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगी, या मैं कहूं N² टाइम्स हो जाएगी। कम कर रहे हो तो N² टाइम्स रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा है लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, अब हम बात करेंगे VI ग्राफ यहां से, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जो VI ग्राफ का स्लोप होता है ये हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस। ठीक, IV ग्राफ का स्लोप भी हमें देता है रेजिस्टेंस। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अगर याद रखो कि VI ग्राफ में स्लोप ज्यादा होगा, VI ग्राफ में अगर स्लोप ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, सब समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। और IV ग्राफ में अगर स्लोप ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। तो मैंने यहां पर लिख के रखा है कि VI ग्राफ में स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, और अगर IV ग्राफ में स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तो यहां से हमने पढ़ लिया कि VI ग्राफ का जो स्लोप होगा ये IV ग्राफ के स्लोप के इनवर्स होगा। जैसे कि आप यहां पे समझो, जैसे कि आपको यहां पर बताया जाएगा, VI ग्राफ का स्लोप कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है कंडक्टर के लिए, और जो नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जैसे कि जंक्शन डायोड वगैरह या सेमी कंडक्टिंग मटेरियल जो होते हैं, उसमें जो VI ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो अभी सुनो, आपसे पूछा जाएगा इस तरह के डायग्राम बना करके कि इनमें से जैसे A और B दो मटेरियल हो गए, तो पूछेगा A का टेम्परेचर ज्यादा है कि कम है, हाँ, A का रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है कम है, A की रेजिस्टेंस ज्यादा है कम है, तो आपको स्लोप देख के बताना है। सिंपल सी बात। तो देखो स्लोप का मतलब होता है कि कोई भी लाइन एंगल से, हॉरिजॉन्टल लाइन से या हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितनी इंक्लाइंड है। ठीक है, तो थीटा क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है। ठीक, चलिए देखो जरा, तो अभी ये VI ग्राफ का स्लोप क्या आता है, रेजिस्टेंस, तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस दे रहा है। अब मान के चलो आपसे पूछा कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है, A का टेम्परेचर ज्यादा कि B का, या A की रेजिस्टेंस ज्यादा कि B की। तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर देखो A कितने एंगल पे, θ1 पे, B कितने एंगल पे, θ2 पे। तो VI ग्राफ का स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। तो आप देखो B का स्लोप ज्यादा है, θ2 बड़ा है, और A का स्लोप कम है। क्लियर। तो आप यहां पे देखेंगे रेजिस्टेंस, क्योंकि VI ग्राफ है तो रेजिस्टेंस B की ज्यादा और A की कम। अब जरा सोचो कि जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, अगर हम बात कर रहे हैं सेम कंडीशन के लिए, सेम मेटल अगर ये है, तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर भी कैसा होगा, ज्यादा, क्योंकि सीधी सी बात है कि अंडर सेम कंडीशन अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है कि नहीं। टेम्परेचर ज्यादा, कोलिजन जल्दी होगा, इलेक्ट्रॉन आगे तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो रुकावट ऑब्वियस सी बात है बढ़ी गई। ठीक है, अब IV ग्राफ में देख लो, IV ग्राफ में सेम डायग्राम बना दिया। अब IV ग्राफ में क्या है कि स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, तो B का स्लोप ज्यादा है तो B की रेजिस्टेंस कम, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो फिर B का टेम्परेचर भी कम, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। टेक नाउ, अभी यहां पर ना एक चीज समझो कि अगर स्लोप आपका इंक्रीजिंग होता है, कैसा होता है, सॉरी यहां पे समझो, अगर स्लोप आपका 90 डिग्री से कम होता है, मतलब ऐसा अगर आपका ग्राफ बने तो ये आपकी रेजिस्टेंस पॉजिटिव होती है, हाँ, या कहूं इंक्रीजिंग होती है। लेकिन अगर ग्राफ आपका ऐसा बन रहा है इस तरीके का, 90 डिग्री ज्यादा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ज्यादा है, तो आपकी रेजिस्टेंस डिक्रीजिंग या नेगेटिव रेजिस्टेंस के सेंस में आ जाती है। जैसे कि ये ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आप अगर PYQ उठा के देखोगे तो आपको पता पड़ेगा भाई कितनों ही बार ये पूछा गया है। इस ग्राफ में आपको पहचानना है कि पॉजिटिव नेगेटिव रेजिस्टेंसेस कहां है। तो देखो जरा, ये पूछा जाता है, देखना जरा, अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह पे देखूं, जैसे इस पर्टिकुलर जगह पे B और C के बीच में देखता हूं रेजिस्टेंस, तो यहां पर आप थीटा देखोगे तो कैसा है, 90 छोटा एंगल बन रहा है, तो ये यहां पर स्लोप कैसी है, पॉजिटिव, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग है, मतलब B और C पॉइंट पर रेजिस्टेंस कैसी है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, चलो नाउ अभी अगर मैं D पॉइंट पे देखूंगा, D या E पे, तो यहां पे रेजिस्टेंस कैसी है, थीटा 90 से बड़ा है तो रेजिस्टेंस कैसी है, नेगेटिव है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखूंगा तो ये थीटा 0 डिग्री, तो यहां पे रेजिस्टेंस भी 0 है।
क्लियर है इतनी बात? ये कौन सा ग्राफ है? ये आई भी ग्राफ है। ठीक, यहाँ पे सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव पूछ रहा है आपसे। क्लियर है कि नहीं है? नाउ अभी सुनो, तो इस तरह से हम यहाँ पे बता सकते हैं। और ये ग्राफ किसका है? गैलियम आर्सेनाइड। क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछा जाता है, और आइडेंटिफाई द ग्राफ, just tell about positive negative resistance, increasing decreasing, also identify the material। क्लियर, इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं। और ये मैंने लिख दिया है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव, इसको जरूर से पढ़ना। टेलीग्राम चैनल से नोट्स डाउनलोड कर लेना है। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी मेहनत आपके काम आ पा रही है सर की, तो आप इसको जरूर से कमेंट सेक्शन मुझे बताओ, और वीडियो को लाइक वाइक कर देना ताकि मोटिवेशन मिलता है। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से इसको शेयर करो, क्योंकि आप जब इन वीडियोस को आगे बढ़ाओगे तो यूट्यूब इनको आगे बढ़ाएगा, है कि नहीं? चलिए, तो अभी हम आगे लेकर के जाते हैं, और अभी हम पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का प्रूफ कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो बड़ी सिंपल सी बात है। ओम्स लॉ का प्रूफ करना है ना, तो हमने करंट इंटेंसिटी और उसका जो रिलेशन पढ़ा है, इसको आप यहां पे ध्यान रखेंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप ध्यान रखो, यहां से बन जाएगा ओम्स लॉ का प्रूफ। अब वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू, अरे कुछ नहीं होता ना, आप पागल क्यों हो रहे हो, परेशान नहीं होना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ई टाउ अपॉन एम। क्या होता है? ई टाउ अपॉन एम। तो मैंने ये लिख दिया ई टाउ अपॉन एम। ये देखो मैं सर्कल कर रहा हूं, जब नोट्स दूंगा ना आपको तो ये सब इरेज करके दे दूंगा ताकि गंदगी नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक ना, अभी क्या किया कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला हो गया, प्रूफ करना है मुझे ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक ना, अभी देखो, अब इसका मैंने इनटू कर दिया। ई को मैं लिख सकता हूं V अपॉन एल, ये लिख दिया। ठीक है, क्योंकि जो ये मान के चलो, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ है L, और इसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करोगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E बन जाती है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह की बात है। तो E को हम क्या लिख सकते हैं? V अपॉन एल। नाउ अब इसके बाद देखो हमने क्या किया कि यहां पे ये ऐसा है, तो हमने क्या किया कि V को अलग कर दिया, V को अलग और सब कुछ अलग कर दिया। V को अलग कर दिया, देखना जरा, हमने यहां से V को अलग कर दिया, क्योंकि हमें V इज इक्वल टू आई आर प्रूव करना है, तो हमने V को कर दिया अलग और बाकी सबको कर दिया अलग। ठीक है, चलिए नाउ, तो अभी इससे क्या होगा ना, थोड़ी सफाई हो गई। ठीक ना, अभी यहां से ना हमने I के साथ इसको पहुंचा दिया, V को बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया, क्योंकि हमें चाहिए V इज इक्वल टू आई आर। तो अब आप देखो, तो I के साथ ml अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ का हो गया इनटू, हो गया। नाउ अब आप ये समझो कि I इज इक्वल टू ml अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ, यहां पे आ गया P। तो हमें क्या करना है कि ml अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ को हम लिखेंगे R, कैपिटल R, क्योंकि कैपिटल R क्या है? रेजिस्टेंस। अब ये जो टर्म है ना, इसको हमने क्या मान लिया? पूरे कांस्टेंट प्लस R। क्यों मान लिया? क्योंकि मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन लेंथ कंडक्टर की हमने कहा है कि भाई ओम्स लॉ कब वैलिड होता है? जब सारी चीजें कांस्टेंट हो, L भी कांस्टेंट है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कभी चेंज नहीं होता, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने पहले ही बोल के रखा है कि किसी तरह का जो स्ट्रेन है वो नहीं होना चाहिए, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट। तो इस तरह से हम पूरे टर्म्स को कांस्टेंट बोल करके इसकी जगह लिख सकते हैं R। तो देखो इसकी जगह क्या लिख दिया हमने? R लिख दिया। ठीक, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया? आई आर, सीधा करके V इज इक्वल टू आई आर, और यहां से रेजिस्टेंस को हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लगा दिया। दिस प्रूव्स ओम्स लॉ। क्लियर है? और ये हमने इसको प्रूव कर दिया। आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, और अभी हम आ जाएंगे कि टेम्परेचर, इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, या मैं ऐसे बोलूं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अगर मैं देखो, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है कंडक्टर की रेजिस्टेंस पे? हाँ, कंडक्टर की रेजिस्टेंस। देखो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ध्यान से देखना, सारा चीज में लिख के रखिए, आप एक बार पढ़ोगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ सोचो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कोलिजन बढ़ रहा है ना, जल्दी टकराएंगे, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। आसान शब्दों में, टेम्परेचर बढ़ा, एनर्जी बढ़ी, जल्दी टकराएंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है, रुकावट ज्यादा होगी, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, किसकी? कंडक्टर्स की। क्लियर? क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं? हाँ, बढ़ जाते हैं, लेकिन कंडक्टर के पास इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम सिंपल सी बात ना बोलेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। अच्छा, ग्राफ कैसा बनता है इसका? ग्राफ देखो, ग्राफ इसका कुछ इस तरीके का बनेगा। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है? तो आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फाइनल पहले तो धीमे धीमे बढ़ेगी, धीमे धीमे, लेकिन टेम्परेचर आपने ज्यादा बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बहुत फास्ट, ये रैपिड ग्रोथ करती है। क्लियर है? नाउ अभी सुनो,
अभी बात करेंगे अलॉयज की। तो अलॉयज के बारे में, अलॉयज क्या होता है? अलॉयज जो है मेटल प्लस मेटल या मेटल प्लस नॉन मेटल का एक मिक्सचर होता है। फेमस जो अलॉय है, फेमस अलॉय कॉन्स्टेंटन, मैग्नेन और नाइक्रोम वायर है। अभी अलॉयज क्या होता है ना, अलॉयज ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ने से इनकी रेजिस्टेंस में या रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं होता या नेग्लिजिबल चेंज होता है। कैसा? वेरी वेरी स्मॉल चेंज। इसीलिए हम ये जो अलॉय जो होते हैं ना, इनको हम रेजिस्टेंस वायर या एक्सपेरिमेंट में रेजिस्टेंस वायर के तौर पे यूज करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक्सपेरिमेंट में जो रेजिस्टेंस वगैरह है इसकी वैल्यू चेंज ना हो। अदरवाइज करंट फ्लो कराते हैं तो वहां पे हीटिंग होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। इसलिए हम कौन सा वायर यूज करते हैं? अलॉय वायर यूज करते हैं, ताकि उनकी जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है वो चेंज ना हो, क्योंकि अलॉय की ये प्रॉपर्टी है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि अलॉय में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ती है, ये बात सही है, लेकिन नेग्लिजिबल बढ़ती है। ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान देंगे कि ग्राफ भी हमने कैसे बनाया है, देखो जरा कि वैसे तो अच्छा, और उनकी रेजिस्टिविटी ऑलरेडी कैसी होती है? बोला ऑलरेडी इनकी रेजिस्टिविटी काफी हाई होती है, इसलिए जो टेम्परेचर बढ़ाने पे इनमें नेग्लिजिबल चेंज होता है। तो आपने देखा कि अलॉय में आप देखो टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, लेकिन ये चेंज कैसा हो रहा है? बिल्कुल हल्का सा चेंज हो रहा है, लेटा हुआ सा दिख रहा है। चलिए नाउ आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सब कुछ हमने यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अभी सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। अब सेमीकंडक्टर को हम सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ना कंडक्टर और इंसुलेटर की तरह, दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अगर टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन होता है या बोलूं टेम्परेचर हमारा बहुत कम है, जैसे माइनस में पहुंच गया, तो ऐसी कंडीशन में सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्रिएट होंगे, और क्रिएट होंगे तो फिर ये करंट फिर बना सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, मेटल में होते हैं। तो सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, तो फिर टेम्परेचर बढ़ाने से इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाते हैं, और जब ये रूम टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं 300 केल्विन, तब इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट बन जाते हैं कि ये आराम से करंट बना सकें। तो हम ऐसा बोल सकते हैं टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर के अंदर करंट बनने लगता है और रेजिस्टिविटी कम होने लगती है। तो ये आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे रिलेशन हो गया, तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है। देखो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, मान के चलो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, अब इसके अंदर फ्री आयंस वगैरह हैं। ठीक, अभी क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट में टेम्परेचर बढ़ने से आसान शब्दों में कहूं, बिल्कुल आसान शब्दों में, तो ये जो केमिकल जो होता है ना, इसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, ये लेस विस्कोस, पतला हो जाता है। पतला हो जाता है तो जो फ्री आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं केमिकल के अंदर, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना चाहिए, केमिकल के अंदर इनके बीच ये फैल जाता है, केमिकल फैल जाता है, पतला होकर फैलेगा, तो जो आयंस होते हैं जो करंट बना रहे हैं उनको रास्ता मिल जाएगा आगे बढ़ने का, तो कम टकराते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो होती है इलेक्ट्रोलाइट की ये डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है नाउ? तो क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो आराम से जो आयंस हैं वो एक एंड से दूसरे एंड तक जा सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए तो अभी हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बट ये क्या होता है इसको समझ लो आराम से। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी रेजिस्टेंस जो हमारी है, उस रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस साइन से। ठीक, तो अगर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है या मेरे पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं, तो उन 4 रेजिस्टेंसेस को जब मैं एक सर्किट में कनेक्ट करता हूं, तो उन चारों का जो इफेक्ट है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इन रेजिस्टेंसेस को हमने किस अरेंजमेंट में रखा है, किस तरीके से हमने इनको कनेक्ट करा हुआ है। तो इस बेसिस पर जो रेजिस्टेंसेस हैं उसको हम 2 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस समझते हैं, देखिए जरा, और अब इसमें हम जानेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस क्या होती है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर हम 2 या 4 रेजिस्टेंसेस को या कितनी भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो मिलकर के कितना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। क्लियर है? क्योंकि अलग अलग रेजिस्टेंसेस का जो इफेक्ट होता है ये उनके कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। तो देखो जब भी रेजिस्टेंसेस ऐसे एंड टू एंड कनेक्ट हो, इस तरह कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा याद रखिए कि रास्ता सिर्फ एक होता है, तो करंट जो पिछली वाली रेजिस्टेंस R1 में होगा वही करंट R2 में होगा, वही करंट R3 में होगा, क्योंकि रास्ता ही एक है क्या नहीं? चलिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप हमेशा याद रखेंगे कि जो करंट है वो सेम होता है, लेकिन याद रखिए ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है,
V इज इक्वल टू आई आर। तो आप याद रखेंगे जब भी किसी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होता है तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, मतलब पोटेंशियल चेंज होता है। तो अगर हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस R1 है तो इस रेजिस्टेंस R1 से जब करंट फ्लो होगा I, तो आप देखेंगे कि भाई इसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज हो गया होगा। ठीक है, फिर यही करंट जब R2 से फ्लो होगा तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल चेंज कितना होगा, I इंटू R2। फिर जब यही करंट इससे फ्लो होगा तो I इंटू R3। तो आप ये देखेंगे कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, मतलब जो बैटरी का जो पोटेंशियल V है या 10 वोल्ट है, ये तीन पार्ट तीन रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, V1, V2 और V3। तो आप याद रखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सभी रेजिस्टेंसेस में सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल हर रेजिस्टेंस से जैसे जैसे करंट फ्लो होता है वैसे वैसे जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। और इन सबका जो एडिशन है, सबका जो जोड़ है, सम है, वो इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही होगा। क्लियर है नाउ। तो अब हमें ये प्रूव करना है सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस का इफेक्ट क्या होने वाला है। तो आप ये देखो, तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं, तो स्टार्ट हम यहां से करते हैं कि जो V है, जो टर्मिनल वोल्टेज जो है V, ये तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसके बाद आप V को क्या लिखते हैं, V को आपने लिखा I बाय ओम्स लॉ, I इंटू आर, I इंटू आर। हमने कहा कि भाई तीनों रेजिस्टेंसेस का जो इफेक्ट होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको हम बोलेंगे, उसको हमने नाम दे दिया RS। RS का मतलब है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमने V को लिखा I इंटू RS, V1 को लिखा IR1, V2 को लिखा IR2, V3 को लिखा IR3। यहां से I कॉमन लिया, यहां से I कॉमन लिया, इस I से ये वाला I कैंसल, तो RS मतलब जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो क्या आ गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब अगर हम ऐसा कहते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में तीन रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं तो वो तीनों कितने का इफेक्ट शो करेंगी, आंसर है तीनों को बस सिंपल आप ऐड करते हैं। जैसे 10 ओम की तीन रेजिस्टेंस हैं तो कितने की रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे तीनों मिलकर के, अगर सीरीज में है तो 30 ओम की, क्योंकि तीनों का आप उनको ऐड कर दोगे। आगे हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम जानेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंसेस का, तो हमारा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस को ऐसे कनेक्ट करा जाता है कि भाई जो मेन जो बैटरी से जो करंट आ रहा है, ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जहां से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, जहां से करंट बटना स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है ना। तो देखो जरा, यहां से करंट आया और ये करंट यहां से तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जिन रेजिस्टेंसेस में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिवाइड होता है या करंट बट जाता है, वो रेजिस्टेंसेस, वो ब्रांचेस हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती हैं। अच्छा, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा याद रखो कि करंट तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन जो वोल्टेज है वो तीनों के अक्रॉस या जितनी भी रेजिस्टेंसेस इसमें लगी होंगी पैरेलल में, उन सब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे देखना, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल और बैटरी का माइनस टर्मिनल। तो आप ये देखो, ये R1 का कनेक्शन, ये R2 का कनेक्शन और ये R3 का कनेक्शन। इसी तरह से R1, R2, R3 तीनों कनेक्शन एक ही पॉइंट पे, और ये तीनों, और ये पॉइंट डायरेक्ट जाकर के बैटरी से कनेक्टेड है, यानी कि सभी रेजिस्टेंसेस सीधे सीधे कनेक्टेड किससे हैं, बैटरी से। इसलिए सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, आंसर है बैटरी के बराबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी देखो जरा, अभी आपको यहां पर ध्यान देना है कि जबकि ये वाली रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में सिर्फ ये वाली रेजिस्टेंस का कनेक्शन डायरेक्ट बैटरी से है और ये वाली रेजिस्टेंस का है ना, तो इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, जबकि ये डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। हाँ, तो देखो, तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या डिवाइड हो रहा है, आंसर है करंट। तो भाई करंट डिवाइड हो रहा है, तो जहां से करंट डिवाइड, पहचान इसकी यही है, उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप बोलेंगे। तो जरा देखो, तो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहां से हमने क्या कहा, पहली चीज समझना है कि I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, B अपॉन R लिख सकते हैं, I की जगह B अपॉन R। तो आपको ये समझना है कि I की जगह हमने क्या लिखा, B अपॉन R, और ये RP क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और I1 की जगह B अपॉन R1, क्योंकि V1, V2, V3 क्यों लिखा, क्योंकि भाई सारी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा है, सेम है। ठीक, तो V1, V2, V3 नहीं करना, कौन डिवाइड हो रहा है, करंट। तो इसकी जगह हमने लिखा B अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। क्लियर है नाउ।
अब यहां से B सबका कॉमन लेने के बाद इन सबका B से B कैंसिल हो गया, तो 1/Rp इज इक्वल टू बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और इस तरीके से चलता चला जाएगा। अगर हमारे पास सिर्फ दो रेजिस्टेंसेज हैं तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा दो रेजिस्टेंस के लिए, R1 R2 इज इक्वल टू R1, ये इस तरीके R1 प्लस R2, क्योंकि मुझे चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू, 1/Rp नहीं चाहिए, मुझे चाहिए Rp। तो Rp अगर मैं इसको पलट दूंगा तो ये भी पलट जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो अगर सिर्फ दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहां पे समझा देता हूं कि देखो ये आपको 3 ओम की, देखो रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल अगर आप करना चाहते हैं बहुत सारे, तो आप YouTube पे सर्च कर लेना इक्विवेलेंट, या आप ऐसे YouTube पे सर्च करना रेजिस्टेंस न्यूमेरिकल बाय अभिषेक साहू, रेजिस्टेंस न्यूमेरिकल बाय अभिषेक साहू। बहुत सारे न्यूमेरिकल अलग अलग टेक्निक से मैंने करा के रखे हुए हैं, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उनको जरूर से चेकआउट कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम न्यूमेरिकल ही कराते रह जाएंगे तो फिर न्यूमेरिकल अलग से ही 3-4 घंटे के होंगे। क्लियर है ना। नाउ तो चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमें मिल रहा है कि 3 रेजिस्टेंसेस हैं, 3 ओम 3 ओम 3 ओम। अब ये क्या है भाई, देखो जरा, करंट आ रहा होगा, ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, 3 रेजिस्टेंस, तो तीनों रेजिस्टेंसेस क्या हो गई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गई। जो भी करंट आया अब इन तीनों में डिवाइड हो गया, तो तीनों पैरेलल में, तो अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो फॉर्मूला देखो क्या होता है, यहां से 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से बनेगा। तो यहां पर हमने कर दिया 1/R इज इक्वल टू, मतलब पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का नाम 1/R रख दिया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सॉल्व कर देंगे तो आंसर क्या मिल गया, 1। तो आपने देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर ये 3 ओम की 3 रेजिस्टेंस मिल रही हैं तो तीनों मिलकर भी 3 ओम का वर्क नहीं कर पा रही हैं। क्लियर है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होती हैं, इस पर डिपेंड करता है कि वो कितने का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। क्लियर है। नाउ तो इसके बाद मान के चलो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में 3 ओम की 3 रेजिस्टेंस है, लेकिन ये इस बार सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है, सिंपल ऐड हो जाएगी, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहां पर 9 ओम का ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से हम जानते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन का इफेक्ट होता है। देंगे क्लियर। नाउ अभी हम बात करेंगे इक्विवेलेंट, अभी हम बात करेंगे ईएमएफ क्या होता है ना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जरा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए आप एक बात जानते हो कि बैटरी का काम क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास ये कंडक्टर है, नॉर्मल एक कंडक्टर है, अभी इस कंडक्टर में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो अभी मोशन कर ही रहे हैं ना, रैंडम मोशन, लेकिन इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन जाकर के अपना चक्कर पूरा कर ले, साइकिल पूरी। देखो एक्चुअल में जब करंट फ्लो होता है ना, तो बैटरी, देखो आप मुझे एक बताओ, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, अब मैंने मान के चलो इस कंडक्टर में एक बैटरी कनेक्ट कर दी, तो ये बैटरी इस कंडक्टर में क्या करेगी, क्या बैटरी खुद के इलेक्ट्रॉन देती है इस कंडक्टर को? आंसर है बिल्कुल नहीं। बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, तो इससे बैटरी के पास आती है केमिकल एनर्जी। फिर क्या होता है कि उस केमिकल एनर्जी से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सर्कुलेट करने लगते हैं, तो बैटरी में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आप यहां पर समझो, आप यहां पे समझो कि बैटरी का काम क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कराना, ताकि इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन घूम सकें, सर्कुलेट कर सकें। क्लियर है। तो आपको समझना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं होता। पहली चीज तो ये आप ध्यान रखें, ये एक मिसनोमर है। मतलब जब इस ईएमएफ की बात चल रही थी तो उस टाइम पे जब साइंटिस्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वगैरह जब उन्होंने बताया, तो उस टाइम पे ये पता नहीं था कि बैटरी का फंक्शन क्या है, एक्चुअल में सच में फंक्शन क्या है। तो साइंटिस्ट को लगा कि बैटरी जो है कोई फोर्स लगाती है इलेक्ट्रॉन्स पे, तो उन्होंने नाम रख दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की 2 डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन ये कहती है कि भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो एनर्जी है, फोर्स नहीं है, ये गलती से नाम रख गया। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो एनर्जी है जो कि बैटरी प्रोवाइड कराती है चार्जेस को टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल। क्योंकि जब करंट फ्लो होता है
तो ये अपना पूरा चक्कर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो भी हैं। क्लियर है? तो आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो एनर्जी है जो चार्जेस को चाहिए होती है अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ये तो हो गई इसकी एक डेफिनेशन। क्लियर? अभी हम बात करेंगे इसकी दूसरी डेफिनेशन के बारे में। भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? तो देखो आप समझो, अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास एक बैटरी है, अब बैटरी में एक प्लस टर्मिनल होता है जिसको हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल और माइनस टर्मिनल को हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। अभी क्या होता है ना बैटरी के अंदर, अब इसे समझो क्या होता है, इसे मान के चलो बैटरी से आपने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, तो अभी इस बल्ब में करंट फ्लो होगा, बल्ब में करंट फ्लो होगा और ये बैटरी धीमे धीमे डिस्चार्ज हो जाएगी। बल्ब में करंट फ्लो होगा और ये बैटरी धीमे धीमे डिस्चार्ज हो जाएगी। पहले बल्ब का, या जैसे मान के चलो आप मार्केट से कोई सेल खरीद के लेकर के आए, उस सेल का पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट, तो अभी उसके पास बढ़िया चार्ज है, वो पोटेंशियल है। अब आपने वो सेल जो है वॉच में लगा दिया, आप देखते हैं कि 3 महीने के बाद वो जो वॉच है अब वो काम नहीं कर रही है, नया सेल डालोगे तब वो काम करेगी। तो धीमे धीमे क्या हुआ कि वो बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 हो गया, है कि नहीं? तो धीमे धीमे जब सेल ने चार्ज लिया तो धीमे धीमे वो जो सेल है, मतलब जब धीमे धीमे वॉच ने चार्ज लिया या एनर्जी ली तो वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया। तो आपको समझना है कि जब भी करंट लिया जाएगा, जब भी करंट फ्लो हो रहा होगा, तो कभी भी इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का वो मैक्सिमम नहीं रह सकता ना, धीमे धीमे कम होने लगेगा। तो आपको समझना है कि यदि सर्किट में, और अगर हमने जो है उस सेल को कभी वॉच से कनेक्ट करा ही नहीं, अगर हमने सेल को कभी वॉच से कनेक्ट करा ही नहीं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड था वही रहेगा ना, तो हमेशा याद रखो। और वो कैसा होगा? मैक्सिमम होगा ना। तो बस आपको एक बात समझनी है कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी सेल की, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल इन ओपन सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। मतलब अगर हमारे पास कोई भी सेल है, उसके अंदर मान के चलो बैटरी है, उसके अंदर लगातार केमिकल एनर्जी हो रही है, तो वो सेल क्या हो जाएगा या बैटरी क्या हो जाएगी? फुली चार्ज्ड, लेकिन वो कंप्लीटली 100% चार्ज कब रह सकती है? जब सर्किट ओपन हो, मतलब उसमें से करंट लिया ना जा रहा हो। लेकिन अगर करंट लिया जाएगा तो कभी वो 100% चार्ज नहीं होगी, भले वो 99.99% चार्ज होगी। कंटिन्यूसली करंट जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा होगा ना। तो आपको एक बात समझनी है कि जो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। लेकिन ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा सिर्फ पॉसिबल है जब सर्किट ओपन होगी, मतलब कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उस समय नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, ये इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, तभी ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बन सकता है। तो समझे? तो ईएमएफ की दूसरी डेफिनेशन क्या है? ईएमएफ कुछ नहीं होता सर, ईएमएफ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ही बोलते हैं इन ओपन सर्किट। इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। अच्छा, तो एक और चीज हमने पढ़ी थी ना कि ईएमएफ क्या है? पहली डेफिनेशन, ईएमएफ टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल, टू कंप्लीट साइकिल। तो अगर हम साइकिल की बात करें तो करंट जो हो रहा है ये 2 सर्किट में फ्लो होता है, एक आपके पास एक्सटर्नल सर्किट में और एक बैटरी के अंदर। तो आप ये देखेंगे ये जो करंट है ये यहाँ पे 2 सर्किट में फ्लो हो रहा है, एक्सटर्नल सर्किट जिसको हम बोलते हैं I इंटू कैपिटल R और इंटरनल सर्किट जिसको हम बोलते हैं I इंटू स्मॉल r। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल R और इस बैटरी के अंदर जो केमिकल में करंट फ्लो को जो रेजिस्टेंस मिल रही होगी उसको हमने बोला I इंटू स्मॉल r। तो ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है। तो कैपिटल I इंटू R को हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलते हैं B। क्या बोलते हैं? B। तो E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, ये हो गया ईएमएफ का फॉर्मूला। यहां से अगर मुझे V का फॉर्मूला बनाना है तो ये हो गया मेरे पास V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, E माइनस आई आर। ये स्मॉल r क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जो कि केमिकल के कारण होती है बैटरी के अंदर। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखो, यहां पर देखो कि अगर हम बात करें बैटरी के बाहर, अभी अभी ये सीबीएसई में एक क्वेश्चन पूछा था घुमा करके, हाँ देखो डायरेक्शन ऑफ करंट सेल के बाहर, सेल के आउटसाइड करंट की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, जबकि सेल के इनसाइड डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? नाउ तो अभी देखिए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज, जिसको हम बोलते हैं सिंपल वी। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल है इनके पोटेंशियल्स मींस की ताकत में कितना अंतर है उसको हम बोलते हैं क्या डिफरेंस? उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए जरा, तो याद रखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये बताओ
ईएमएफ बड़ा होता होगा कि टर्मिनल वोल्टेज, ऑब्वियस सी बात है, ईएमएफ है उसकी टोटल एनर्जी, तो ईएमएफ बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरली बड़ा होता है, हाँ, जब करंट ड्रॉ करा जा रहा हो बैटरी से। लेकिन जब करंट बैटरी को दिया जा रहा होगा, जब बैटरी को रिचार्ज करा जा रहा होगा, तो आप जरा सोचो कि जब बैटरी को रिचार्ज करेंगे तो पहले जो चार्ज है, पहले जो एनर्जी है, पहले जो पोटेंशियल है, वो किसको मिलेगा? आंसर है टर्मिनल्स को। कभी आप बैटरी को कनेक्ट करते हो तो ऐसे कनेक्ट कर देते हैं ना, इसके दोनों पॉइंट को पकड़ा, जो वायर लगा देते हैं। तो जब भी हम रिचार्ज करेंगे सेल को, जब सेल को चार्ज करा जाएगा, तो उस समय जो टर्मिनल वोल्टेज है, देखो जरा, ये बड़ा होगा और ईएमएफ छोटा होगा। जबकि जब करंट लिया जा रहा होगा तो उस समय ईएमएफ बड़ा होगा और टर्मिनल वोल्टेज छोटा होगा। आप यहां से भी ये बात समझ सकते हो। देखो ये सारी चीजें मैंने लिख के रखी हैं। करंट ड्रॉन E इज ग्रेटर देन V, रिचार्जिंग V इज ग्रेटर देन E। ये मैंने उल्टा लिख दिया क्या? उल्टा लिख दिया ये मैंने। जब करंट लिया जा रहा है तो ठीक है, ये साइन उल्टा बना दिया बस। चलो, बाकी सब कुछ इसमें ऑल द बेस्ट है ना। नाउ अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे और अभी हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की। देखो क्या होता है कि जब भी कोई बैटरी होती है तो उस बैटरी के अंदर ना केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। जब केमिकल रिएक्शन होगी तभी तो ये वाला टर्मिनल प्लस का प्लस बना रहेगा, माइनस का माइनस बना रहेगा। तो बैटरी के अंदर ना केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और इन केमिकल रिएक्शन जब होती हैं, जैसे मान के चलो कि भाई हमारे पास ये एक बैटरी है, ये ठीक, अब इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन हो रही है तो क्या होता है कि मान के चलो कि यहां पर जो पॉजिटिव आयन जो है, लेट से अगर वो इस साइड आना चाहता है या इस साइड जाना चाहता है या यहां से कोई आयन इस पे जाना चाहता है, तो आप भी सोचो कि इस आयन को यहां से यहां तक पहुंचने समय बाकी आयन से टकराना पड़ेगा ना, मतलब कोलिजन करना पड़ेगा। तो अगर कोलिजन करना पड़ेगा तो इसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो करंट बन रहा है, चार्जेस का जो मोशन हो रहा है, उनको भी तो टकराना पड़ रहा है, उनके रास्ते में भी तो रुकावट आ रही है। तो उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस किसके कारण होती है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, मतलब केमिकल ऑफ सेल टू द फ्लो ऑफ आयंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब ये किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? कॉन्सेंट्रेशन, मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने ज्यादा आयंस होंगे, जितने ज्यादा जो है कंपाउंड होंगे, जितने पास पास में, मतलब कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगी, केमिकल अगर स्ट्रांग होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे कोलिजन के टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों? जरा सोचो, अभी आपको बताया था, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो केमिकल पतला हो जाएगा, आयंस दूर दूर हो जाएंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ने के कारण से, और आसानी से जो है वो एक आयन दूसरे पॉइंट तक पास हो सकता है। ठीक, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड अगर बढ़ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रोड्स अगर दूर दूर हो जाएंगी, है ना, तो एक आयन को यहां से यहां तक पहुंचने में और ज्यादा जो है टाइम लगेगा, तो और ज्यादा कोलिजन हो जाएगा। ठीक, नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इमर्स्ड सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, मतलब ये उल्टा लिख दिया है हमने। ठीक, तो अपन को ऐसा बोलना चाहिए कि देखो, मैं आपको एक छोटी बात बताता हूं कि जो इलेक्ट्रोड अगर ये कम डूबी होगी, मान के चलो कि इतनी सी इलेक्ट्रोड डूबी हुई है, बस इतनी सी, तो जरा सोचो कि जो सारे के सारे चार्जेस होंगे ना, सारे के सारे चार्जेस, उनको इस जगह पे इकट्ठा होना पड़ेगा। तो अगर ये कम डूबा हुआ है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा, और अगर ये ज्यादा डुबा दिया तो चार्जेस यहां भी इकट्ठे हो सकते हैं, यहां भी इकट्ठे हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है जितना जो इलेक्ट्रोड इमर्स होगी, डूबी होगी, उतनी ही कम रेजिस्टेंस यहां पर होगी। तो यहां पर आप देखें कि भाई ये जो है ना अपॉन में लिखा हुआ है, अपॉन में ये 1 अपॉन लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 1 अपॉन, मतलब इनवर्स ही है ये। समझ गए? चलिए, ठीक, तो 1 अपॉन मतलब आपको समझ में आ गया कि इनवर्स है ये बात कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया इमर्स होगा उतनी ही कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, एंड वाइस वर्सा। नाउ आगे बढ़ जाएंगे। अभी हम बात करेंगे कि ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो जरा, जैसे मान के चलो कि मेरे पास ये एक सर्किट हो गई। ठीक, मेरे पास ये एक सर्किट है, और इस सर्किट में क्या हो रहा है ना
कि ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है और ये आपका इंटरनल। देखो हर एक सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होती है, इस बात पर आप ध्यान रखेंगे, हर एक सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो अभी क्या हो गया, मान के चलो कि ये मेरे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है और इसकी इंटर रेजिस्टेंस आर है, और ये मेरे पास एक कैपिटल रेजिस्टेंस आर है। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अभी करंट फ्लो होगा यहां से आई, ये करंट इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पास होगा और फिर यहां से इसमें जाएगा। तो टोटल करंट का फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। देखो जैसे आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर, या आपने पढ़ा है I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो भाई ये तो हो गया एक्सटर्नल वोल्टेज अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। लेकिन जब हम ईएमएफ की बात करते हैं तो कंप्लीट साइकिल लगेगी, तो V की जगह E आ गया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जगह दोनों रेजिस्टेंस आ गई। क्लियर है? तो यहां से ये फॉर्मूला बन गया I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये बन जाएगा। नाउ अभी क्या होगा कि आप यहां से सेपरेट कर लेंगे इसको। देखो ये तो हो गई I की वैल्यू, और ओम्स लॉ से हम I की वैल्यू जानते हैं क्या होती है? V अपॉन R। अब हमने दोनों करंट की वैल्यू को इस वैल्यू और इस वैल्यू कंपेयर कर लिया, मतलब आमने सामने रख दिया। तो यहां से आप ये देखेंगे ये इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये इक्वेशन बन जाएगी। और यहां से अगर हम यहां से वैल्यू निकालेंगे स्मॉल r की, तो ये वैल्यू बन जाएगी। सेपरेट वेपरेट करने के बाद ये वैल्यू बन गई। तो ये है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है ईएमएफ और ये टर्मिनल वोल्टेज। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी बन गया और रिलेशन भी एस्टेब्लिश हो गया बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज। तो आप इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवी और आर के बीच में रिलेशनशिप, इसमें करना होता है कि एक बार करंट की वैल्यू पूरी साइकिल के लिए निकालो, एक बार जो है सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट के लिए, और दोनों करंट की वैल्यू कंपेयर करके आप यहां से स्मॉल आर की वैल्यू को इक्वेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है ना? नाउ अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर कि शॉर्ट सर्किट वाला केस क्या बनता है। देखो जैसे मान के चलो हमारे पास दो टर्मिनल है, या मैं कहूं ये बैटरी है। अब इस बैटरी में ना अगर यहां पे आपने एक वायर से दूसरे वायर को कनेक्ट करा दिया, लेकिन उस वायर की जो रेजिस्टेंस एकदम नेग्लिजिबल है, हाँ कि आप इसको जीरो कंसीडर कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब अचानक से बहुत तेज करंट फ्लो होगा, अचानक से बहुत तेज करंट फ्लो होगा। तो इस कंडीशन को हम मैक्सिमम करंट की कंडीशन ही बोलते हैं, और ऐसी कंडीशन को हम शॉर्ट सर्किट ही बोलते हैं। तो मैक्सिमम कंडीशन की कंडीशन क्या बनेगी? मैक्सिमम करंट की कंडीशन कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक, कैपिटल आर की वैल्यू 0, तो यहाँ पे E अपॉन आर हमारे पास बचेगा। तो मैक्सिमम करंट ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट कितना हो जाएगा? I max इज इक्वल टू E अपॉन स्मॉल आर। क्लियर है? नाउ अच्छा यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी है कि सेल्स भी जो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाई जाती हैं। तो अगर हम बात करें कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर सेल को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया है तो ईएमएफ डिफर करता है, वेरी करता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ईएमएफ जो होता है वो ऐड हो जाता है, E1 प्लस E2 हो जाएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सेल का ईएमएफ है वो कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू E1 R2। दो सेल का अगर आपने जो है कॉम्बिनेशन करके रखा हुआ है तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये आपके पास क्या हो गया? ईएमएफ हो गया। ठीक है ना? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ जाएंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किरचॉफ लॉ की। देखिए जरा, अभी किरचॉफ लॉ क्या होता है? देखो बेसिकली किरचॉफ लॉ का यूज होता है कॉम्प्लेक्स सर्किट को मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या ईएमएफ वगैरह की वैल्यू, सेल के ईएमएफ वगैरह की वैल्यू फाइंड आउट करें। देखो जब सर्किट कॉमन होती है जिसमें हम सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन आसानी से पहचान सकते हैं या किसी टेक्निक का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम नॉर्मल उसको वैसे ही करते हैं। लेकिन जब सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाए बहुत ज्यादा, जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई यहां पे ना सीरीज दिख रहा है और ना पैरेलल दिख रहा है, और ऐसे केस में हम डायरेक्ट उसको सिंपल मेथड से या किसी ट्रिक से सॉल्व नहीं कर सकते, तो वहां पर अपन को किरचॉफ लॉ अप्लाई करके वैल्यूज निकालनी होती हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की या बी की या आई की, इस तरीके से मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह हम वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किरचॉफ जो साइंटिस्ट है उन्होंने दो लॉ दिए। कितने लॉ दिए? सर्किट के लिए, सर्किट प्रॉब्लम्स के लिए दो लॉ उन्होंने बताए, और ये दो लॉ ये कहते हैं, पहला जो लॉ है दैट इज फॉर करंट रूल। तो किरचॉफ का जो पहला रूल है उसको हम जंक्शन रूल या करंट रूल भी बोलते हैं, और दूसरा जो रूल है उसको हम वोल्टेज लॉ या लूप लॉ भी बोलते हैं। हाँ चलिए
उसको सेकंड लॉ ही बोलते हैं ना। तो किरचॉफ का पहला लॉ किसके बारे में, करंट के बारे में। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ ये कहता है, वो ये कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट द जंक्शन इज जीरो। मतलब अगर हम जंक्शन, देखो मान के चलो मेरे पास ये 4-5 कंडक्टर हैं, ठीक है, तो इन 4-5 कंडक्टर में देखूं तो इनका मीटिंग पॉइंट जो है, इसको मैं जंक्शन बोलता हूं। 200 से ज्यादा अगर कंडक्टर हैं तो उनका जो मीटिंग पॉइंट है उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं जंक्शन बोलता हूं, ठीक है। नाउ अभी समझो, जंक्शन पॉइंट ऑफ टू और मोर देन, ये लिखा हुआ है ना हमने, जंक्शन इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर देन कंडक्टर, ठीक है ना। तो देखिए अभी क्या होता है, मान के चलो कि यहां पर इस जंक्शन पर जितना करंट आता है उतना ही करंट यहां से बाहर चला जाता है। तो बेसिकली किरचॉफ ये कहना चाहते हैं कि जंक्शन पे कोई भी करंट स्टोर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि 4 करंट कंडक्टर मिल रहा है, एक पॉइंट पे आए तो इनमें से थोड़ा बहुत भी करंट का लॉस हो जाए। क्लियर है ना। तो जंक्शन पर जितना करंट आता है उतना करंट इसमें से वापस चला जाता है। तो आने वाला करंट शुड बी इक्वल टू जाने वाला करंट, मतलब यहां पर कोई भी करंट स्टोर नहीं होगा और एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करेगा। नाउ तो अभी देखो, तो हमने मान लिया कि भाई इस जंक्शन पे जो एल्जेब्रिक सम है करंट का वो कितना है, जीरो। एल्जेब्रिक सम मतलब सारे करंट को ऐड करने, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जंक्शन पे कोई भी करंट नहीं बचाना चाहिए। तो हमने माना कि भाई आने वाले करंट को पॉजिटिव ले लो और जाने वाले करंट को नेगेटिव। तो यहां पर इस डायग्राम में बताएं I1, I2 और I3 इस जंक्शन पे देखो आ रहे हैं नीचे की साइड, और I4 I5 जा रहे हैं। तो हमने इनको ले लिया पॉजिटिव और इनको ले लिया नेगेटिव। तो आने वाले को ये रखा रहने दिया और जाने वाले को I4 प्लस I5 कर दिया। तो आप ये देखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू I4 प्लस I5। तो ये हो गया करंट एंटरिंग और ये हो गया करंट लीविंग द जंक्शन। ये लॉ किस पर बेस्ड है, ये लॉ बेस्ड है हमारे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। जब हम किसी सर्किट में किरचॉफ लॉ को अप्लाई करना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट होती है, तो वहां पर हम इसी बात का ध्यान रखते हैं कि जंक्शन पर जितना करंट आया था उतना करंट यहां से वापस जाना ही चाहिए। मैं आपको एक आध प्रॉब्लम भी कराऊंगा। किरचॉफ लॉ पर मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल अलग अलग ट्रिक के साथ, टिप्स के साथ, और वैसे भी मैंने किरचॉफ लॉ पर काफी सारे न्यूमेरिकल कराए हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं उन वीडियोस को सेपरेटली तो आप YouTube पर सर्च करेंगे किरचॉफ लॉ न्यूमेरिकल्स बाय अभिषेक साहू, वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आपकी बहुत हेल्प करेंगे। क्लियर है। चलिए तो अभी हम बात करेंगे किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है। देखो बेसिकली क्या होता है, किरचॉफ का सेकंड लॉ ये कहता है कि जब भी हम किसी भी देखो पहली चीज तो आपने बता दिया कि इसको हम बोलते हैं वोल्टेज लॉ बोलते हैं, इसको हम लूप लॉ बोलते हैं, इसको हम मैश लॉ बोलते हैं। लूप क्या होता है, लूप होता है कि भाई एक हमारे पास कोई भी सर्किट है, एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई भी सर्किट है और ये क्लोज सर्किट है। तो क्लोज्ड पाथ को हम क्या बोलते हैं, लूप। तो क्लोज पाथ में अगर हम ये किरचॉफ लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं लूप लॉ। क्लियर। सुनो, तो लूप लॉ देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, लूप लॉ ये कहता है कि जब भी हम किसी भी क्लोज सर्किट में भ्रमण कर रहे होंगे, जब भी हम किसी भी क्लोज सर्किट में घूम रहे होंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैवर्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रैवल नहीं, ट्रैवर्स, ठीक, फिजिक्स की भाषा में। तो क्या होगा कि देखो आप इतनी बात समझते हो कि जब भी करंट कहां से फ्लो होगा, वेट करें, जब भी करंट हमारा फ्लो होता है किसी भी रेजिस्टेंस से, तो वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती है। क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है, I इंटू आर। तो जो भी करंट इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी उतना पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। फिर करंट दूसरे रेजिस्टेंस से फ्लो हुआ तो करंट इंटू रेजिस्टेंस से आप देखेंगे कि यहां पर भी पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हुई। फिर करंट इस बैटरी से भी फ्लो हुआ तो फिर पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हुई। तो इस तरह से एक सर्किट में पोटेंशियल की वैल्यू लगातार चेंज होती जाती है जब जब करंट किसी भी रेजिस्टेंस या बैटरी से पास होता है, पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती जाती है। हाँ, तो कब, तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज का मतलब बढ़ भी रही होगी, मतलब माइनस में भी और प्लस में भी। तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ ये कहता है कि अगर हम एक क्लोज्ड लूप में वर्क कर रहे हैं तो भाई जितने पोटेंशियल की वैल्यू जितनी बार चेंज हो रही होगी, अगर हम उन सब का सम करेंगे तो उन सब का जो सम आएगा वो कितना आएगा, जीरो। मतलब चेंज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप मस्ट बी जीरो। ठीक है नाउ, तो ये बात किसने बोली, ये बात बोली किरचॉफ ने। कब बोली, ये बोली किरचॉफ के लूप लॉ में, या इसको हम बोलते हैं वोल्टेज लॉ में। क्लियर है। अब आपको ये समझना है कि हमें कब माइनस कर, देखो अगर जीरो आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी वैल्यू में से कोई ना कोई वैल्यू माइनस जरूर होगी। तो देखो जरा, हमें माइनस कब लेना है और प्लस कब लेना है। तो जो लॉ, जो रूल्स या जो साइन कन्वेंशन मैं यूज कर रहा हूं, हो सकता है कि उसकी जस्ट ऑपोजिट साइन कन्वेंशन आपके टीचर ने यूज करा हो। हाँ, हो सकता है कि जो एक दो बुक से मैंने साइन कन्वेंशन काफी टाइम से यूज करते चले आ रहा हूं, तो वही बुक आप पढ़ रहे हो तो फिर आपको ठीक है, ओके है। लेकिन
किसी और बुक से आपने देखा है तो हो सकता है उसमें ऑपोजिट मिल जाए, लेकिन आपका आंसर हमेशा हर कंडीशन में सेम ही आएगा, इसकी आप टेंशन ना ले। देखो आपको, देखो ये थोड़ा सा इजी होता है समझाने में और समझने में, इसलिए मैं साइन कन्वेंशन को यूज करता हूं। देखिए हमेशा याद रखो कि जब भी आप, देखो मैंने क्या कहा कि क्लोज लूप में जब हम घूमेंगे तो क्लोज लूप में सबसे पहले आप साइन कन्वेंशन दिखाएं, जैसे कि ये एक साइन कन्वेंशन हमने कंसीडर कर ली, क्लियर है। तो देखो जब भी आप करंट के रास्ते में जैसे जब भी हमारी जो डायरेक्शन होगी, जैसे मान के चलो मैं वर्क कर रहा हूं लूप ए बी सी डी ए में, ए बी सी डी ए, वापस ए तक आना पड़ेगा। तो जब भी हम करंट की डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे, तो हमें पॉजिटिव साइन लेना है रेजिस्टेंस में, और करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे ब्रांच में करंट अलग जा रहा है उल्टी डायरेक्शन में और हमारी डायरेक्शन ट्रेवल करनी कुछ और है, तो हम माइनस साइन लेंगे, ठीक है, आई इंटू आर में। और जब हम बैटरी के माइनस टर्मिनल, अभी अब सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना, जब हम बैटरी के माइनस टर्मिनल में एंटर करेंगे तो आप माइनस E1 लोगे, माइनस E2 लोगे, और जब आप बैटरी के प्लस टर्मिनल में एंटर करोगे तो आप प्लस E1 या प्लस E2 कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे साइन कन्वेंशन है। अगर करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन उस रेजिस्टेंस में सेम है तो प्लस साइन, ऑपोजिट है तो माइनस साइन, जिस बैटरी के टर्मिनल में एंटर करेंगे उस तरह का साइन लेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देखो, मैंने ये नोट्स के फॉर्म में तो लिख ही दिया है ना, आप आराम से एकदम शॉर्टेस्ट नोट्स हैं, आप देखोगे, आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। हाँ तो देखिए जरा, तो अभी हम थोड़ा सा यहां पर आगे बढ़ेंगे, और ये आपको लॉ मिल गया, ये आपको एक क्वेश्चन टाइप मिल गया, और इस क्वेश्चन में अब आपको किस तरह से किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है, इसी तरीके से करना है। बस आप इसी बात को याद, कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, देखो मैंने न्यूमेरिकल अलग से करा के रखे हैं, आप इसको जरूर से चेक करना। किरचॉफ लॉ न्यूमेरिकल बाय अभिषेक साहू, बढ़िया न्यूमेरिकल करा के रखे हैं, मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगा, ठीक। तो आपको यहां पर करना है कि मैं आपको बेसिक अप्लाई करना सिखाता हूं, उसके बाद आप किसी भी सर्किट में अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखना जरा, मैं ये सब हटा देता हूं, मैं ये सब हटा देता हूं, कहां चले, तो देखो यहां पर ये मैंने सब हटा दिया, और ये आपको एक सर्किट मिल गई, ठीक, क्योंकि हम बहुत सारे न्यूमेरिकल कर सकते थे, लेकिन यहां पर क्या है कि अपने पास थोड़ी समय की भी पाबंदी है। अगर ये आपका वन शॉट अगर 4 से 5 घंटे का हो जाएगा तो अब सी बात है आप नहीं देखोगे, बोला सर इससे बढ़िया तो मैं लेक्चर ही देख लेता, ठीक। तो मैं थोड़ा सा यहां पर इसको शॉर्ट रखूंगा, लेकिन चलो ये मैं आपको सिखा रहा हूं कि साइन कन्वेंशन वगैरह कैसे आप खुद से करंट को डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड वगैरह करोगे। तो मान के चलो कि ये मेरे पास ना सिंपल क्वेश्चन मुझे ऐसा मिल गया, और इसी क्वेश्चन में आपको बता दिया गया कि सर ऐसा ऐसा जो है आपको ये फाइंड आउट करना है। तो देखो ये आपको एक डायग्राम बना के दे दिया, ये डायग्राम, और आपसे कहा है कि इस डायग्राम में कुछ ही पूछे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो या ईएमएफ वगैरह की वैल्यू निकाल लो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो जरा देखना जरा। सबसे पहले आपको एक सेल दी गई E1, ये सेल दी गई E2, और ये लगी हुई है रेजिस्टेंस, ये इस सेल के साथ एक रेजिस्टेंस R1 है, ये एक सेल के साथ ये रेजिस्टेंस R2 है, और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब अलग जो है तीसरी ब्रांच में लगी हुई है आपके पास कैपिटल R। तो किरचॉफ लॉ जब भी हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हमेशा हम लूप एक कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा लूप ले लिया, यहां से देखो जो भी आपके मन में आए, ABCFA, क्या ABCFA। अभी डायरेक्शन तो हमने ये लूप ले लिया, ऊपर वाला लूप मतलब क्लोज रास्ता, तो आप इसमें देख सकते हो ना कि ये क्लोज रास्ता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम डायरेक्टली अभी हम देखेंगे कि डायरेक्टली मतलब सॉरी डायरेक्टली बोल रहा हूं मैं, डायरेक्शन, तो हमें कौन सी डायरेक्शन इसमें लेनी चाहिए। तो आप सिंपल एक काम करें कि डायरेक्शन की जब भी हम बात करें तो आप इसमें वो डायरेक्शन लें जिस डायरेक्शन में आपको थोड़ी आसानी हो, आप कोई भी ले सकते हो। जैसे मान के चलो करंट की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, तो पहले डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन बता देते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन की डायरेक्शन समझ लेंगे। देखना जरा, तो मैंने कहा कि भाई E1 से करंट निकला I1 और E2 से करंट निकला I2, ये दोनों करंट इस जंक्शन पे मीट करेंगे। तो इस जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है, I1 प्लस I2, तो यहां से करंट एंटरिंग द जंक्शन इज I1 प्लस I2 और करंट लीविंग द जंक्शन शुड बी I1 प्लस I2। तो करंट कितना जाना चाहिए, I1 प्लस I2। तो आप यहां पर देखें ये कैपिटल R में कितना करंट, I1 प्लस I2, ठीक ना। अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो कि इस वाले में अब देखना जरा I1 प्लस I2, तो ये I1 प्लस I2 घूमते हुए यहां आ गया, यहां आ गया। तो इस जंक्शन पे कितना करंट आया, I1 प्लस I2। अब I2 करंट इस बैटरी से निकला था, तो I2 करंट इस बैटरी में वापस जाएगा। अब I1 प्लस I2 में से I2 चला गया तो I1 आ गया यहां पे, क्योंकि हमेशा याद रखो इस बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना ही करंट इस बैटरी में वापस जाएगा। तो इस तरह से हमने करंट की डायरेक्शन को समझ लिया, यहाँ पे जंक्शन रोल हमने अप्लाई कर लिया।
नाउ अभी हम यहां पर समझेंगे कि हमें डायरेक्शन जो है कौन सी लेनी है। तो देखो जरा, जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा करंट घूम रहा है ना, वही डायरेक्शन ले लो ताकि आपको नेगेटिव साइन कम लेने पड़ेंगे। तो मैंने ये डायरेक्शन कंसीडर कर ली, ये डायरेक्शन, और दोनों लूप में सेम डायरेक्शन आप लेना, कैलकुलेशन आसान रहेगी हमेशा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने लूप ले लिया ए बी सी एफ ए, आप कोई सा भी ले सकते हो। तो देखो, जब आप ए से लेके बी तक गए तो आपने देखा कि सबसे पहले ए से लेके बी के रास्ते में कौन आ रहा है, कैपिटल आर रेजिस्टेंस। तो इस कैपिटल आर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट इंटू रेजिस्टेंस I1 प्लस I2 इंटू आर। अब देखो, हमारी डायरेक्शन ए टू बी जाने की है और करंट भी ए टू बी जा रहा है, लिखा है ए बी सी एफ ए बी सी एफ ए, ठीक है ना। तो अभी आप देखो, डायरेक्शन इसमें दिखाना जरूरी है, ये एंटी क्लॉक जो क्लॉकवाइज हमने बनाई हुई है, ठीक है ना। अभी देखो, ए से लेके बी तक क्या आ रहा है रास्ते में, रेजिस्टेंस आर, और इसमें करंट फ्लो रहा है I1 प्लस I2, क्योंकि हम भी ए टू बी जा रहे हो, करंट भी ए टू बी जा रहा है इस रेजिस्टेंस में, तो आपको जो है पॉजिटिव साइन लेना है ना। अभी बी से सी तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो कुछ नहीं करना। अब सी से लेके एफ तक आ जाओ, तो इस सी टू एफ में करंट कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में, और हम भी कहां जा रहे हैं, सी टू एफ। तो आपको ये I2 R2 में आपने देखा इसमें कितना करंट I2 और रेजिस्टेंस का R2, तो I2 R2 का पॉजिटिव साइन। अभी थोड़ा सा आप आगे बढ़े, आप यहां पहुंच गए। अब इसके बाद आप इस बैटरी में एंटर करोगे, बैटरी में एंटर करोगे तो मैंने आपसे कहा कि जो टर्मिनल होगा वही साइन लेना है। तो यहां पर आप -E2 साइन लो। देखो, E2 नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहे हो तो आपने -E2 साइन किया। अब इसके बाद आप यहां आ गए और इसके बाद आप ऊपर बढ़ जाओगे, अब रास्ते में कुछ भी नहीं है तो आपने देखा कि सम ऑफ ऑल चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, ठीक। तो आपने यहां पर क्या कर दिया, आपने यहां पर कर दिया 0, क्लियर। तो ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको यहां पर देखना है, चलो सेकंड इक्वेशन अभी अपन बना लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, देखो, तो हमने नीचे वाला लूप कंसीडर कर लिया। अब नीचे वाले लूप में कोई भी डायरेक्शन ले लो, लेट्स से हम ले लिया हमने ले लिया E F C D, मतलब E से लेके F C D, ये हमारे डायरेक्शन है। तो भी देखना, जब आप E to F जाओगे, E to F जब आप जाओगे तो यहां पर जो करंट के रास्ते में कुछ भी नहीं आ रहा, कोई रेजिस्टेंस, तो कुछ नहीं लिखना। अब देखो, अब आप F से लेके C तक जाओगे तो पहले F से C तक जाते समय एक बैटरी आ रही है। तो देखो, हम कहां चल रहे हैं, हम चल रहे हैं F से लेके C तक, कहां चल रहे हैं, F to C। तो आप देखना कि जब हम F to C जा रहे हैं तो हमारे रास्ते में एक बैटरी आई, तो बैटरी का जो EMF है एज इट इज रखना है, तो हमने रखा E2। लेकिन जब हम F से C तक जा रहे थे तो हमारे रास्ते में पहले प्लस टर्मिनल आया, इसलिए हमने इसके आगे प्लस साइन लिया। अब हम यहां पर आ गए, तो अब देखो, अब करंट इसमें फ्लो हो रहा है I2 ऐसे, और हम जा रहे हैं, देखो करंट फ्लो हो रहा है C to F और हम जा रहे हैं F to C। कैसे जा रहे हैं, F to C। तो अभी देखो कैसा साइन, माइनस साइन आएगा, तो I2 इंटू R2 कैसा साइन, माइनस साइन। अब देखो नीचे आ गए आप, अब पहुंचना है, इसमें तो कुछ है नहीं, अब पहुंचना है D to E। तो अब चेक करो जरा कि D से E तक जाते समय रास्ते में क्या है, रेजिस्टेंस R1 और करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1। तो भाई रेजिस्टेंस R1 और करंट I1 हो जाएगा। अब देखो, हमारा रास्ता भी यही था और करंट भी इसी रास्ते में, तो पॉजिटिव साइन ले लिया। आगे बढ़ते समय आई बैटरी, तो बैटरी के रास्ते में क्या है भाई, बैटरी के रास्ते में हमारे पास सबसे पहले छोटा वाला टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल आया, तो हमने लिख दिया -E1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप इक्वेशंस बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, और जब आप इनको सॉल्व कर लोगे ना, तो आप मतलब जब ये इक्वेशन बन जाएगी तो आप क्या देखेंगे कि आराम से एलिमिनेशन मेथड से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, और E1 E2 या R1 R2 जो भी वैल्यू हमें चाहिए होती है उन वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप एक बार उनको जरूर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखना, और हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो, और अभी हमें यहां पे मिल रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या मिल रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी देखो जरा, व्हीटस्टोन ब्रिज में भी आप किरचॉफ लॉ को अच्छे से अप्लाई करेंगे और ये बनेगा। देखिए जरा, अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, इसको अपन बढ़िया से समझेंगे। देखिए, एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा प्रिंसिपल है, देखो पहली चीज मैं आपको क्लियर करूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज किसी तरह कोई डिवाइस नहीं होता। व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर 4 में से एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। या मैं ऐसे बोल दूं, यदि हमें किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं इस डायग्राम को दोबारा से आपको बना के बताऊंगा, सो दैट ये आपको जो इसमें हौज पौज जो चल रही है ये ना इसमें हो। क्लियर है नाउ, अभी समझो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, सबसे पहले आप यहां पर ध्यान देंगे कि
कि लेट से मेरे पास ये एक 4 रेजिस्टेंसेस हैं, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरी रेजिस्टेंस, ये यहां पर तीसरी रेजिस्टेंस, और ये मेरे पास ये चौथी रेजिस्टेंस। क्लियर है? इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं यहां पे ना, तो ये मेरे पास 4 रेजिस्टेंसेस हो गई। इन 4 रेजिस्टेंसेस में से मैंने कहा मुझे एक रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता, तो लेट से ये हो गई पी क्यू और ये हो गई मेरे पास आर और ये एस। ठीक, इस आर की वैल्यू को मैं खुद से चेंज कर सकता हूं, मतलब मैं इसको बोल सकता हूं कि ये हो गई मेरे पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। कैसी हो गई? वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्लियर है? इसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स भी बोल देते हैं। अब इन चारों रेजिस्टेंस के बीच में यहां पर एक डिवाइस लगा होता है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल जी है। इस गैल्वेनोमीटर काम होता है कि इस सर्किट में, मतलब इस गैल्वेनोमीटर में जरा भी करंट अगर आएगा तो इस करंट को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस गैल्वेनोमीटर, इस डिवाइस की हेल्प से, मतलब इस व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम किस तरीके से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये क्या है एक्चुअल में, ये एक प्रिंसिपल है या कहीं एक अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंसेस का, जिसमें से एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अननोन होती है, बाकी 3 की वैल्यू नोन होती है, और हम किस तरीके से यहां से उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि सबसे पहले हमने एक ये इस तरह से हमारे पास बैटरी होगी जिसका ईएमएफ हो गया ई। अब यहां से करंट फ्लो हो रहा होगा लेट से I1 करंट, और यहां से करंट फ्लो होगा लेट से I2। अब I1 करंट मान के चलो ये यहां पहुंचा, तो इस I1 के 2 पार्ट होंगे। लेट से इसके अंदर थोड़ा सा करंट गया होगा IG, और इसके अंदर फिर कितना करंट हो गया I1 माइनस IG। ठीक, I1 माइनस IG। ये I2 करंट यहां पहुंच गया। भाई देखो ऊपर से करंट आ रहा है तो ये करंट जो है इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बन गया I2 प्लस IG। और यहां पर क्योंकि देखो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा I1 प्लस I2, क्या बनाएगा I, देखो क्योंकि इस बैटरी से कितना करंट निकला था I1 प्लस I2, तो यही करंट वापस से इस बैटरी में चला जाएगा, कितना I1 प्लस I2। क्लियर है? ये देखो ये डायरेक्शन, मतलब इस तरीके डायग्राम आपका बन जाता है। अब यहां पर क्या होता है कि देखो सबसे पहली चीज यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर होता क्या है कि यहां पर आपको पहले इस ब्रिज को बैलेंस करना होता है। क्या करना होता है? बैलेंस। अब ब्रिज बैलेंस कब होता है? तो ब्रिज देखो बेसिकली क्या होता है, करंट फ्लो कहां से कहां होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल कैसे डिसाइड होता है, या हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बड़ी सिंपल सी बात है। देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। आई का इंटू आर से होगा तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिलेगी। जैसे कि 10 ओम की रेजिस्टेंस है और 2 एम्पियर करंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आई आर 20 वोल्ट। ठीक, तो देखो जरा, तो अभी क्या होता है, मान के चलो कि मेरे पास यहां पर समझना पड़ेगा, अभी क्या होता है, शायद चलो कोई नॉइज है ना, तो अभी आप यहां पर आप समझ लो कि मान के चलो कि मेरे पास ना ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस। अब इसमें से कुछ करंट फ्लो होगा P रेजिस्टेंस से, तो यहां पर कुछ पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। सोचो मैंने क्या बताया, I इंटू आर, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, 2 एम्पियर करंट और 10 ओम रेजिस्टेंस, तो भाई यहां पर कुछ पोटेंशियल की वैल्यू आ गई होगी, लेट्स से 20 वोल्ट। ठीक, अभी जरा सोचो कि यहां से भी करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो यहां पर भी पोटेंशियली कुछ वैल्यू होगी। अब मान के चलो कि ये वैल्यू हो रही है 25 वोल्ट, तो हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर चेंज हो जाए तो भी तो I इंटू आर करेंगे तो V की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। तो हम क्या करते हैं कि यदि ये वैल्यू ज्यादा, या चलो मान के चलो मैं यहां पे बोल देता हूं कि ये वैल्यू मेरे पास कुछ इस तरीके से है कि ये वैल्यू है 15 वोल्ट। तो अभी क्या है कि हम चाहते हैं कि इस R की वैल्यू को बढ़ाएं, R की वैल्यू को बढ़ाएं सो दैट इस जगह का पोटेंशियल कैसा हो जाए, सेम। तो इसका मतलब ये है कि I इंटू आर का जो रेशियो को चेंज करना ये हमारे हाथ में है, और जब हम इसको चेंज कर लेंगे तो फिर इसका मतलब ये हो सकता है कि हम इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम कर सकते हैं। और जब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, सो व्हाट वी फाउंड कि भाई यहां से यहां पर करंट फ्लो नहीं होगा, है ना, क्योंकि देखो I इंटू आर करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करना हमारे हाथ में हो जाता है कई बार जब हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो हाँ, तो आपको यहां पर ये समझना है कि लेट्स से अगर ये A, ये B, ये C और ये D, अगर ये हमारे पास 4 पॉइंट है, तो अगर हम इन B और D पॉइंट का पोटेंशियल कैसा कर दें, सेम कर दें, तो ये यहां से ये जो गैल्वेनोमीटर में करंट है ये करंट फ्लो नहीं होगा।
और जब गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होगा, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा, तो हम ऐसी कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज या सिंपल बैलेंस्ड ब्रिज। तो आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस्ड ब्रिज में जो गैल्वेनोमीटर में करंट है ये फ्लो नहीं होता। जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होगा। और अभी हमें क्या करना है, अभी हमें P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S को प्रूव करना है। ठीक, तो इसके लिए हम डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लेंगे, ये कोई भी डायरेक्शन ऑफ करंट आप यहां पर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही बॉक्सेस में, दोनों ही लूप में आप सेम डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। तो यहां पर देखो बड़ी आसानी से हमने इसको जो है प्रूव करा हुआ है, यही वही डायग्राम है, बस कलर चेंज कर दिया है। तो अभी देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लूप कंसीडर कर लिया ABDA। हाँ, आपको ये प्रूव करना होता है, एग्जाम में आ जाता है कि आप इसको प्रूव करके दिखाएं। तो आप इसको देखें ABDA, तो हमारे पास ये लूप है ABDA एक लूप, BCDB ये दूसरा लूप है। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर मैं A से B कहां जाऊंगा, A to B, तो अगर मैं A से B जाऊंगा तो A से B में कितना करंट फ्लो रहा है, I1, और इसके रास्ते में रेजिस्टेंस कितनी है, P, तो I1 इंटू P। हमारी देखो कैलकुलेशन की डायरेक्शन भी क्या है, A to B, और करंट भी कैसे फ्लो हो रहा है, A to P। ठीक, तो आपने प्लस साइन लिया। अभी आप आ जाओगे B to D, तो देखो जरा हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन भी हमने क्या कंसीडर करी है, B to D। तो करंट इस गैल्वेनोमीटर में अगर फ्लो होगा, तो करंट इन गैल्वेनोमीटर इनटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, तो IG इंटू G, प्लस साइन लिया हुआ है। चलिए नाउ अभी देखो हम जा रहे हैं ABDA, लेकिन करंट आ रहा है A to D। तो आप क्या करेंगे, तो आप यहां पर देखेंगे करंट आ रहा है A to D, तो आप यहां पर ये देखेंगे कि करंट आ रहा है A to D इस रेजिस्टेंस में, और हम जा रहे हैं ऐसे, तो यहां पर माइनस साइन आपने ले लिया, तो माइनस I2 इंटू R। तो इस तरह से हमने फर्स्ट वाले लूप में यहां पर किरचॉफ लॉ अप्लाई करा। अब सेकंड लॉ की बात करेंगे, सेकंड लूप की, तो BCDB ये हमारे पास दूसरा वाला लूप हो गया। अब दूसरे वाले लूप में हमने देखा, तो दूसरे वाले लूप में देखो कि जब हम जाएंगे B to C, तो करंट भी ऐसे ही है और हम भी ऐसे जा रहे हैं, तो I1 माइनस IG का इंटू कर दिया हमने Q से, हो गया प्लस साइन के साथ, मतलब इसके आगे प्लस। अब हम जा रहे हैं C to D, लेकिन करंट जा रहा है उल्टा, तो हमने माइनस साइन ले लिया। देखो माइनस I2 प्लस IG, इसमें कितना करंट है, I2 प्लस IG इंटू S। ठीक, अभी सुनो, अभी हम जाएंगे D to A और करंट आ रहा है उल्टा, तो IG इंटू G के आगे क्या साइन आ गया, देखो माइनस साइन, इज इक्वल टू 0। तो बैलेंस्ड ब्रिज में आप देखो, बैलेंस्ड ब्रिज में IG की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हमने ये वाली इक्वेशन में IG की वैल्यू 0 पुट करा, तो ये बन गया, और यहां से ये वाली इक्वेशन बन गई I1P इज इक्वल टू I2R। इसके बाद बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज में हमने ये इक्वेशन पुट करी, तो I1Q इज इक्वल टू I2S बन गया। इसके बाद हमने अगर दोनों इक्वेशन का डिवाइड लगा दिया, देखो क्योंकि देखो व्हीटस्टोन ब्रिज कब एप्लीकेबल हो पाएगा, कब इस रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, जब हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कर दें। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाता, क्योंकि बी और डी दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में करंट इन गैल्वेनोमीटर क्या होता है, 0। तो हमने 0 पुट करा और ये इक्वेशन बनाई। इसी तरह से ये वाली इक्वेशन में IG की वैल्यू 0 पर पुट करा और ये वाली इक्वेशन बनाई। इसके बाद P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S जो हो रहा है, इसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, मतलब ये हमने ये वैल्यू प्रूव कर दी। और अब हमें समझना है कि यहां से अगर हमारे पास ये जो S रेजिस्टेंस ये अननोन है, तो हम S की वैल्यू क्या निकाल लेते हैं, P अपॉन Q, S इज इक्वल टू R Q अपॉन P। तो इस तरह से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो तो हम R Q अपॉन P से यहां से निकाल सकते हैं। इन पर मैंने अलग से सेपरेट न्यूमेरिकल की वीडियो बनाई है, जरूर सर्च करना, आपको वीडियो मिल जाएगी, व्हीटस्टोन ब्रिज न्यूमेरिकल बाय अभिषेक साहू। इसमें थोड़ा सा पार्ट हमारा और बाकी रह गया, इसको हम और अभी देखो व्हीटस्टोन ब्रिज तो था एक प्रिंसिपल जिसपे अपन ने निकाला P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होता है, जिसमें S हमारी एक अननोन रेजिस्टेंस थी। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड एक डिवाइस बनाया गया जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जिसका नाम रखा गया मीटर ब्रिज। अब इस मीटर ब्रिज का नाम मीटर ब्रिज क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें एक वुडन मतलब मीटर ब्रिज का अगर आप कंस्ट्रक्शन समझे तो कुछ इस तरीके की है कि मान के चलो कि ये हमारे पास एक वुडन ब्लॉक टाइप है ना, लकड़ी का एक पीस टाइप, हाँ जैसे हमारी टेबल होती है क्लासरूम में। अब उस टेबल पर एक 1 मीटर का वायर हमने बांध के रख दिया, हाँ जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं एक 1 मीटर का वायर है। ये वायर बेसिकली हमारा अलॉय का बना होता है। अलॉय में कॉन्स्टेंटन या फिर जो मैंगनीज अलॉय है वो हो सकता है। वायर अलॉय का क्यों बना है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि अलॉय का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अलॉय में अगर लंबे समय तक भी करंट फ्लो होता रहता है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, तो फिर उस
अलॉय की रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती है। और वही चीज हमें चाहिए कि हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान कांस्टेंट रेजिस्टेंस पे वर्क कर सकें। तो जैसे मान के चलो कि यहां पर ना ये हमारे पास एक वुडन पीस हो गया, यहां से एक हमने कॉपर रेजिस्टेंस मतलब सॉरी कांस्टेंट या मैग्नीन का एक वायर लगाया, इस वायर में करंट फ्लो होगा, इसको हम रेजिस्टेंस वायर या स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए यहां से लेके यहां तक रेजिस्टेंस ज्यादा हो, इसीलिए हमने अलॉय वायर का यूज करा है। अच्छा, इस वायर पे जहां कनेक्शन है उस वायर को कॉपर स्ट्रिप पे बांधा गया है, मतलब इस वायर जो वायर हमने लगाया हुआ है इस वायर को हमने कॉपर स्ट्रिप पे बांधा हुआ है। ये व्हाइट कलर से आप देख रहे हो, ये कॉपर स्ट्रिप है, चौड़ी चौड़ी वाइड। इन कॉपर स्ट्रिप को वाइड मतलब जो है चौड़ा क्यों बनाया गया है, ब्रॉड? क्योंकि इन कॉपर की जो रेजिस्टेंस है एक नेग्लिजिबल होती है और कॉपर की रेजिस्टेंस वैसे भी उतनी ज्यादा नहीं होती है। हाँ, तो वाइड बना देंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस और भी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस सिर्फ इस कैपिटल आर की होगी ना कि इसकी। क्लियर है? रेजिस्टेंस सिर्फ इस कैपिटल एस की होगी ना कि इन कॉपर की स्ट्रिप्स की। क्लियर है ना? तो क्या हुआ कि एक बड़ा सा एक मीटर का हमने एक वुडन बोर्ड लिया और उस पर एक 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर का एक हमने वायर ले लिया। ये वायर अलॉय जो कि कांस्टेंट है मैग्नीन का बना होगा और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। इसकी आप कोई वैल्यू आप यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि यहां से कुछ करंट फ्लो हुआ I और ये करंट यहां इस पे पहुंचेगा और इसके बाद क्या होगा कि भाई यहां पर जो करंट पहुंचा उसको अब 2 रास्ते मिल गए, कुछ करंट पहुंचेगा ऊपर और कुछ करंट पहुंचेगा आगे। क्लियर? आगे कहां पर? इस वायर में। कहां पे? इस वायर में। अभी क्या होता है, देखो ये कौन सा वायर है, ये रेजिस्टेंस वायर है। तो जैसे जैसे आप जानते हो करंट रेजिस्टेंस से पास होता है वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती है। हाँ, तो करंट इस वायर से पास होगा तो मतलब कुछ रेजिस्टेंस से पास होगा, कुछ करंट इस रेजिस्टेंस से ही पास होगा। तो हम ये देखेंगे कि यहां पर भी कुछ पोटेंशियल आ चुका होगा। क्लियर है? तो जब इस पॉइंट बी का पोटेंशियल इस वायर पे लगातार करंट फ्लो होने से थ्रू द रेजिस्टेंस वायर इस जगह पे भी यहां का पोटेंशियल कुछ होगा, क्योंकि देखो मान के चलो यहां पर करंट फ्लो रहा है 2 और इतने से वायर की रेजिस्टेंस कुछ है तो 2 इंटू मान के चलो 5 ओम। हाँ, ये तो 10 वोल्ट पोटेंशियल, यहां पे 2 इंटू इतना वायर और बढ़ गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 10 ओम, तो 2 इंटू 10 ओम मतलब 20 वोल्ट पोटेंशियल हो गया। तो आप ये देखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल कुछ होगा और इसी तरीके से यहां का पोटेंशियल कुछ और होगा। तो हमने क्या किया कि एक जॉकी से क्या किया, जॉकी मतलब स्लाइडिंग जॉकी, मतलब एक इस तरह से एक रॉड टाइप की होती है जिसको हम स्लाइड करते हैं तो हमें पता पड़ जाता है कि भाई यहां पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जाएगा अंदाजे से कि भाई हमें इस गैल्वेनोमीटर में करंट 0 मिल जाए। देखो एक्चुअल में क्या होगा कि इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा, हमें नहीं पता, तो हमने क्या करा कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके रखा और इसको इस जॉकी को स्लाइड करा। तो हमने देखा कि जब हम इस गैल्वेनोमीटर को इस जगह पे रखते हैं तो हम पाते हैं कि मतलब इस जॉकी को जब हम इस जगह पे रखते हैं तो हमें देखने को मिला कि हाँ भाई इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर के अंदर। इसका मतलब ये हो गया कि ये इन दोनों में से किसी का पोटेंशियल हायर होगा, किसी का लोअर होगा। तो हमने जॉकी को स्लाइड करते करते इस पर्टिकुलर पॉइंट डी तक हम पहुंच गए। तो जब हमने इस डी पॉइंट पे इस जॉकी को रखा तो हमने देखा गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तभी इसमें किसी तरह कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये जो ब्रिज है ये कैसा हो गया, ये बैलेंस्ड ब्रिज हो गया। कैसा ब्रिज हो गया? बैलेंस ब्रिज। तो जिस पॉइंट पे हमें ये गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो गया उस पॉइंट को हमने नाम दिया डी और इसको हम बैलेंस पॉइंट ही बोलते हैं और इस लेंथ को हमने मार्क कर लिया लेट से स्मॉल एल। ठीक, अब इसके बाद बची हुई लेंथ क्या है, 100 माइनस एल सेंटीमीटर। ये हो गया आपको एल सेंटीमीटर और ये हो गया 100 माइनस एल सेंटीमीटर। अभी हम क्या करेंगे कि देखो हमने ये आर एस रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये जो स्मॉल एल लेंथ वाला वायर का पीस है इसको हमने एक अलग से रेजिस्टेंस माना और 100 माइनस एल सेंटीमीटर वाले जो वायर का पीस है उसको हमने अलग से एक रेजिस्टेंस माना। तो आप यहां से क्या करेंगे कि जो पी है, ये जो P है, ये जो हमने इसको नाम दिया L सेंटीमीटर वाले की को हमने नाम दे दिया P और इतनी उसको हमने नाम दे दिया P के बाद Q। क्लियर है नाउ? तो अभी P की वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, रो L बाय A, तो रो L बाय A हमने बना दिया। अब ये जो Q वायर है, Q
जो पीस है उसकी वैल्यू क्या होगी, रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया। तो लेंथ की जगह क्या, 100 माइनस एल, ये बची हुई लेंथ लेंगे ना अपॉन में ए। अब इसके बाद बड़ी सिंपल सी बात है, बैलेंस वीटो स्टूडेंट ब्रिज क्या कहता है, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। तो आपने यहां पे पुट कर दिया पी अपॉन क्यू, तो पी की वैल्यू अपॉन क्यू की वैल्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। तो यहां से रो बाय रो से ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो एल अपॉन 100 माइनस एल इज इक्वल टू आर अपॉन एस बचेगा। और इसके बाद यहां से क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। तो इस तरीके से आप मतलब ये वैल्यू, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप मीटर ब्रिज में सिर्फ बैलेंस पॉइंट ढूंढ लेते हैं जॉकी को स्लाइड करते करते, तो आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को मीटर ब्रिज की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूं, मुझे कमेंट सेक्शन जरूर से बताना, सो दैट मेरी ये मेहनत जो है आपको लगे कि भाई ये मेहनत काम की है, तो आप इसको जरूर से सपोर्ट करें। कमेंट सेक्शन मुझे लिख के बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकता है तो उसको जरूर से शेयर करें। आपका एक शेयर बहुत कंट्रीब्यूशन जो है इसका होता है। चलिए, तो अभी हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पोटेंशियोमीटर। तो भाई पोटेंशियोमीटर की हम बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है समझना है इसको। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम होता है सेल का ईएमएफ मेजर करना। बेसिकली क्या होता है, कोई भी सेल मेरे पास है, तो अभी क्या होता है कि जब भी मुझे सेल का वोल्टेज मेजर करना होता है, क्या मेजर करना हो, सेल का वोल्टेज। जैसे मेरे पास एक सेल है, अब उसका वोल्टेज कितना है भाई, 10 वोल्ट का सेल है मान के चलो। तो जब भी मैं वोल्ट मीटर से मेजर करूंगा ना, तो वोल्ट मीटर को खुद को ऑपरेट होने के लिए कुछ करंट की जरूरत होती है, समझना जरा। तो अभी वोल्ट मीटर क्या करता है कि मेन सर्किट का करंट ले लेता है। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे सारा डायग्राम बना के रखा होगा, देखो ये मेरे पास ना 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और इसकी वैल्यू है 10 ओम। तो अगर इस रेजिस्टेंस से क्या हो रहा है कि पूरा 10 एम्पियर करंट फ्लो होगा ना, यहां पे देखो 10 एम्पियर इंटू 10 ओम, तो यहां पर आपको ना 100 वोल्ट ये मेजर करके देगा। लेकिन हमने क्या देखा कि अगर मैं एक वोल्ट मीटर मेजर कर रहा हूं किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो वोल्ट मीटर में खुद भी थोड़ा सा करंट जाएगा, लेट्स से 0.01 एम्पियर। क्लियर है। तो अभी क्या होगा कि इस रेजिस्टेंस में पूरा 10 एम्पियर करंट तो फ्लो हो ही नहीं पाया, 9.99 एम्पियर फ्लो पाया। तो इस तरह से अगर मैं I इंटू आर करूंगा तो वोल्ट मीटर में कुछ करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो I इंटू आर करने से 99.9 वोल्ट ये शो करेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वोल्ट मीटर को ऑपरेट होने के लिए खुद थोड़े से करंट की जरूरत होती है, और ये थोड़ा सा करंट कहां लेता है, कहां से लेता है, मेन सेल का, मेन सर्किट का ही करंट ले लेगा। तो जिस सेल का हम जो है वोल्टेज मेजर करने वाले थे, उसी सेल का थोड़ा सा करंट इसने खुद के लिए ले लिया। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज है उसमें कोई ना कोई चेंज आएगा ही। तो वोल्ट मीटर को हम इसलिए यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं, क्योंकि पोटेंशियोमीटर हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वोल्टेज या कहें कि भाई ईएमएफ हमें शो करता है, ये मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। हाँ नाउ, तो अभी देखो जरा, तो ईएमएफ क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इन ओपन सर्किट। अभी सुनो, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप पोटेंशियोमीटर को समझना चाहते हैं तो देखो इसमें क्या है, पहली चीज पोटेंशियोमीटर काम होता है कि सेल के ईएमएफ को मेजर करना, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ ओपन सर्किट में मेजर हो सकता है। तो आपको समझना है यहाँ पे कि भाई ये देखो, एक्सपेरिमेंटल सेल वो सेल होती है जिसका ईएमएफ हमें मेजर करना होता है, और इसमें एक सेल होती है जिसको हम बोलते हैं ड्राइविंग सेल। ड्राइविंग सेल का काम होता है कि ये मेन सर्किट में करंट फ्लो कराएगा। तो देखो जिस सेल का ईएमएफ मुझे मेजर करना है उस सेल को मैंने बोला एक्सपेरिमेंटल सेल। जो सेल इस सर्किट में करंट फ्लो कराएगी उसको मैं बोलूंगा ड्राइविंग सेल। इस ड्राइविंग सेल का ईएमएफ हमें पता होता है, तो हमने यहां पे लिखा है नोन ईएमएफ। अब इस ड्राइविंग सेल के पास एक रेजिस्टेंस लगी होती है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वैल्यू को हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसको हमने नाम दिया रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको मैंने दिखाया RH से। ये हमारे पास एक की है, इसको हम बंद चालू करके करंट फ्लो करा सकते हैं। अभी आप समझो यहाँ पे कि यहां पर क्या होता है ना कि ये मेरे पास फिर से एक बड़ा सा लकड़ी का एक पीस हो गया। इस पे मैंने क्या किया कि एक बड़ा सा एक रेजिस्टेंस वायर यहां पर बांध दिया, ऐसे घुमा घुमा के। क्लियर है नाउ। तो अभी क्या होता है कि ये कौन सा वायर है, ये वायर है हमारा कॉन्स्टेंटन
या मैंगनीज नाम के अलॉय से बना हुआ है। आप फिर से जानते हैं कि अलॉय क्यों, क्योंकि अलॉय की रेजिस्टिविटी हाई तो होती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से, करंट फ्लो होने के कारण इसमें किसी तरह का कोई चेंज रेजिस्टेंस में नहीं आता, और आता भी है तो ये एकदम नेग्लिजिबल होता है। अब देखो आपको यहां पर क्या समझना है, बैलेंस पॉइंट फाइंड करने की बात है बस, और कुछ नहीं करना। देखो हमने क्या करा कि इस सेल का पॉजिटिव और इस सेल का पॉजिटिव एक साथ रखा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम ईएमएफ को मेजर करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो यहां पर समझो क्या होता है कि पहली चीज यहां पे समझो क्या होता है कि इस सेल ने करंट फ्लो कराया इसके अंदर, तो अभी क्या होता है कि इसका कुछ भी ईएमएफ है वो हमें मेजर करना है। क्लियर, ईएमएफ मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। अभी लेट्स से इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 5 वोल्ट, या मुझे नहीं पता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखो यहां से इसमें करंट आया, ऊपर से करंट आया ये इसके अंदर। अब हमारी एक जो कहानी है वो यहां से वायर यहां से स्टार्ट होता है और यहां पे खत्म हो जाता है। ये वायर की लेंथ 3 से 5 मीटर होती है, बड़ी लेंथ रखी जाती है ताकि इसकी सेंसिटिविटी बढ़ सके पोटेंशियोमीटर की, है ना। अदरवाइज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतने छोटे से वायर पे बताना पड़ेगा तो कैसे रीडिंग हो पाएगी, तो इसलिए बड़ा सा वायर हमने लिया। अब देखो क्या होता है कि जैसे ही करंट यहां से ए पॉइंट से आगे बढ़ेगा, आप जानते हो कौन सा वायर है, अलॉय वायर है, रेजिस्टिविटी बहुत आई है, तो अभी क्या होता है करंट जैसे ही यहां से आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी। क्या होगी, पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी। आप जानते हो कि इसकी वायर की कुछ रेजिस्टेंस होगी और इसमें कुछ करंट भी फ्लो हो रहा है, तो आई इंटू आर क्या देता है, वोल्टेज की वैल्यू, तो इस जगह का कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज आ चुका होगा। ठीक, लेट से हमने कहा 1 वोल्ट। अब करंट और आगे बढ़ा तो देखो ये वायर की रेजिस्टेंस क्योंकि लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ चुकी होगी, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस करेंगे तो इस जगह का भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका होगा, लेट से 2 वोल्ट। यहां पर भी पोटेंशियल 3 वोल्ट, यहां पर पोटेंशियल लेट से 4 वोल्ट, यहां पर पोटेंशियल 5 वोल्ट। मुझे पता नहीं है, मैं अंदाजे से ऐसे बोल रहा हूं। तो अभी क्या होता है कि मुझे नहीं पता। हाँ, ये तो इस तरह से हमने देखा कि जो पोटेंशियल की वैल्यू है हर पॉइंट पे कुछ अलग अलग होगी इस पूरे वायर में। तो अभी आप क्या करेंगे कि यहां से आप ये आपने गैल्वेनोमीटर लगा लिया। अब आप एक गैल्वेनोमीटर से एक स्लाइडिंग जॉकी कनेक्ट करेंगे। अब आपने इस जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे कनेक्ट करा, आपने जॉकी को पहले यहां कनेक्ट करा होगा, यहां कनेक्ट करा होगा तो देखा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, कांटा हिल रहा है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट आ रहा है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि भाई इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इस वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहां से यहां तक, ये अलग अलग है। कैसा है, अलग अलग है ना। तो हम स्लाइड करते गए और हमने एक ऐसे पॉइंट को ढूंढ लिया कि इस पॉइंट पर रखने से किसी भी, जैसे इस लेंथ को मैं नाम दे दिया लेंथ L या लेंथ L1। क्लियर है, तो ऐसे पॉइंट को हमने ढूंढ लिया कि भाई जिस पॉइंट पे रखने से इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जरा भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो हम ये समझ जाएंगे कि सेल का पोटेंशियल डिफरेंस और इतने वायर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। क्या है, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस और इतने वायर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो हम इस लेंथ को मार्क कर लेते हैं और इस लेंथ को नाम दे देते हैं लेट्स से स्मॉल l। क्या नाम देते हैं, स्मॉल l। अब देखो यहां पर मैंने समझाने के लिए तो आपसे कह दिया कि भाई यहां का पोटेंशियल 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट, लेकिन एक्चुअल में वायर पे कहीं भी पोटेंशियल की वैल्यू नहीं लिखी होती है। तो हमें कैसे पता पड़ेगा सर ये कितने वोल्ट है, बस हमें तो ये पता पड़ जाए कि इतनी वायर की लेंथ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा ये सेल के बराबर होगा। तो इसके लिए आपको एक समझना पड़ेगा एक छोटे से टर्म को जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, अच्छा मैं यहां पर चलो एक चीज और बता दूं आपको। लेट्स से ऊपर वाले ये जो सर्किट बन रहा है ना, ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, और नीचे वाले सेल का जो सर्किट है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, नाउ अब देखो यहां पर एक टर्म होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, जैसे ये वायर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, वायर के मटेरियल पे। तो ऐसे क्या होता है, जैसे मान के चलो कि मेरे पास ये एक वायर है, तो आप जानते हो कि जैसे जैसे करंट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें बताता है चेंज इन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो फॉर एग्जांपल कोई भी मेरे पास एक वायर है, हर मटेरियल के लिए पर्टिकुलर वायर के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू फिक्स है। तो मैंने कहा कि भाई ये के की वैल्यू मान के चलो 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर।
है ना, ये वैल्यू है 0.1। जैसे मेरे पास एक कांस्टेंट वायर है, अब उसमें हमें पता है कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ता हूं तो पोटेंशियल चेंज होगा, कितना चेंज होगा, तो हमने लिखा 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो ये जो के की वैल्यू है ना, ये इस पूरे वायर के लिए फिक्स होती है, क्योंकि वायर आपका यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन वाला होता है। तो मान के चलो कि आपने, मैंने कहा ना आपको कि लेंथ आपको आपने लेंथ मार्क कर ली, तो लेट्स से आपने लेंथ मार्क करी 40 सेंटीमीटर या आपने लेंथ मार्क करी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने जो लेंथ मार्क कर ली वो कितनी हो गई, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि यहां पर जैसे मान के चलिए, मैं यहां पर भी थोड़ा चेंज कर देता हूं, तो हमारी जो कैलकुलेशन ऑलरेडी जो हमने करके रखी है उससे मैच कर जाएगा। तो आपने क्या किया कि भाई इसको आपने यहां से आपको बैलेंस पॉइंट यहां मिल गया और आपने इस लेंथ को नाम दे दिया, इस लेंथ को आप नाम दे दिया एल, और ये एल कितनी है, ये एल है 40 सेंटीमीटर, ठीक। नाउ अभी आपको ये भी पता पड़ गया, देखो 40 सेंटीमीटर, अभी आपको ये भी पता पड़ गया कि के की वैल्यू कितनी है। हमने कहा इस वाले वायर के लिए के की वैल्यू 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर होगी। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको बता दिया जाएगा के की वैल्यू कितनी लेनी है। तो आप देखो, तो हमने कैसे करा कि 40 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया इंटू 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो आप भी देखेंगे 4 वोल्ट 4 वोल्ट पोटेंशियल उस सेल का होगा। क्लियर है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप क्या करेंगे, सिंपल E इज इक्वल टू के इंटू एल। अगर आप ईएमएफ मेजर करना चाहते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू में लेंथ का सिंपल इंटू कर दें, तो आपको यहां पर ईएमएफ की वैल्यू पता पड़ जाएगी। अच्छा, अभी क्या होता है ना कि इसका ना एक और यूज होता है, पोटेंशियोमीटर का दूसरा यूज भी होता है जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ को कंपैरिजन करना। अभी ईएमएफ को कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो पहले हम एक सेल का बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, जो हमें मिल जाता है कुछ L1 डिस्टेंस पे, तो हमने लिखा E इज इक्वल टू के इंटू L1। अब हम दूसरी सेल का बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ये डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में 2 सेल हैं और ये इसको हम बोलते हैं गेट, है ना। तो अभी क्या है कि पहले हमने एक सेल को कनेक्ट करा, पहले हमने एक सेल को कनेक्ट करा सर्किट में गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक। तो हमने पहला बैलेंस पॉइंट कंसीडर कर लिया L1 पे, दूसरा बैलेंस पॉइंट देन L2 पे, और इन दोनों की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो हमें E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 आ जाएगी। तो इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं सेल्स का ईएमएफ, ठीक। ये पोटेंशियोमीटर का हो गया। नेक्स्ट अभी हम आ जाएंगे हमारे इस आखिरी टॉपिक पर, दैट इज पोटेंशियोमीटर को की हेल्प से हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो आपको मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाहूंगा इसमें कि इसमें 2 स्टेप हैं। क्या, मेजर ईएमएफ ऑफ सेल एज यूजुअल। सबसे पहला काम आप करेंगे, यदि आप इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को मेजर करना चाहते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर, तो आप एक काम करेंगे कि भाई यहां पर ना आप पहले ईएमएफ ऑफ सेल को मेजर कर लेंगे जैसे आप नॉर्मली करते हैं, मतलब पहले आप E इज इक्वल टू के इंटू L1 कर लेंगे, ठीक। फिर आप क्या मेजर करना चाहते हैं, फिर आपको फाइंड आउट करना है भाई जो है स्मॉल r, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का बेसिकली इस फॉर्मूले से फॉर्मूला बन जाएगा E माइनस वी अपॉन आई, तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगी। तो E तो आपने पहले निकाल लिया, अब आपको V और निकालना है। अब B कैसे निकालेंगे, तो याद रखो हमेशा जो टर्मिनल वोल्टेज होता है ना, वो कैसे निकालते हैं, करंट इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या निकालते हैं, करंट इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होना जरूरी है। क्लियर है, या आप यहां पर भी देख सकते हो इंटरनल रेजिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। नाउ तो ये देखिए जरा, ये हमने इससे पहले डिराइव करा हुआ था। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, देखिए जरा कि देखो सबसे पहले हमने क्या करा कि ये आपके पास पूरा सेटअप है और हमने इस सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू के इंटू L1। तो ईएमएफ तो हमने नॉर्मली निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, देखो तो हमें बैलेंस पॉइंट मिल गया किसी लेंथ, पर्टिकुलर लेंथ L1 पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक काम करना है कि अब हम इस सर्किट में, इस सेल में, देखो जरा, इस सेल में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे, क्योंकि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनटू करंट होता है। तो हमने क्या करा कि यहां पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दी। तो इस सेल का जो करंट है, पहले वो सिर्फ एक ही रास्ते से जा रहा था, जो कि ये है या ये है, लेकिन अब इस करंट को एक और रास्ता मिल गया। तो एक और रास्ता मिल गया तो ये वाला इस सेल का जो एक्सपेरिमेंटल सेल का जो करंट होगा वो अभी यहां से इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी पास होगा। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जब वो करंट पास होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज या सिंपल
वोल्टेज, ठीक है। तो पहले हमने जब L1 लेंथ फाइंड आउट करी थी तो हमें मिला था EMF, और जब अब इस बार करंट इससे भी फ्लो होगा, बात समझे, इस बार करंट इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी फ्लो होगा, तो जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो इस बार कम आएगी। क्या आएगी? कम आएगी, क्योंकि इस बार क्लोज सर्किट है, करंट फ्लो हो रहा है इस दौरान। तो हमने क्या करा कि अब जब ऐसा करंट फ्लो हो रहा था तो फिर से हमने बैलेंस पॉइंट ढूंढा, तो आपको L2 लेंथ पर बैलेंस पॉइंट मिल गया। तो V इज इक्वल टू हमने क्या निकाला? KL2, मतलब बैलेंस पॉइंट इस बार आपको दूसरे जो है पॉइंट पे मिला है, तो आपने E1 अपॉन V करोगे तो L1 अपॉन L2 आ गया। रेजिस्टेंस की, इंटरनल रेजिस्टेंस की ये इक्वेशन होती है, तो यहां से आपने जो है ये इस चीज को E अपॉन V में इसको इक्वेशन को रखा और आपके पास ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर। चलिए, तो इस वीडियो के लिए बस हम इतना ही रखेंगे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको लगे कि भाई ये जो मेहनत हमने इस वीडियो के अंदर इनपुट दी है, अगर आपको उससे कुछ हेल्प मिल पा रही है तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, जितना हो सकता है इस वीडियो को दबा करके शेयर करो, क्योंकि आपका जो शेयर है ये बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा। कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताना, सो दैट मुझे पता पड़ पाए कि भाई ये वीडियो आपकी किसी काम आ पाई। और हाँ, इस वीडियो को जरूर से लाइक करके जाना, ताकि ये जो आपका रिस्पॉन्स है वो जरूर रिकॉर्ड हो सके। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।